अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हो, तो मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो। लेकिन अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा, तो पहले आप इस वीडियो को बंद करके पार्ट 1 देख के आओ, क्योंकि ये वीडियो उसी का एक कंटिन्यूएशन है। देखो, जर्नल चैप्टर बहुत बड़ा है और जितना वो बड़ा है, इतना ही वो इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे 3 पार्ट में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। और अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में क्या होगा, तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ-साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं जानता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने तो प्रैक्टिस किए होंगे जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाले थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे भी होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो उनके लिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जहाँ पे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जो पार्ट 1 में हमने कवर अप किए थे, उसका थोड़ा-सा एक क्या होता है रिविज़िट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोट की है कि बच्चे क्या है कि क्वेश्चन देख के पैनिक कर जाते हैं कि यार इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आज मैं उससे भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है ट्रांजैक्शन जर्नलाइज करते समय। अब जैसे कि हम ये ट्रांजैक्शन जर्नलाइज कर रहे हैं, तो स्टेप 1 है कि आप ट्रांजैक्शन पढ़ो, ऑफ कोर्स वो तो आपको करना ही है। तो मार्च 1 को है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आप ये देखो कि ये कैश ट्रांज़ैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। तो आप देखो कि कैश अगर डिपॉजिट हो रहा है तो ये कैश ट्रांज़ैक्शन है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कैश है या फिर क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन कोई भी। तो आपने आइडेंटिफ़ाई कर दिया कि ये कैश ट्रांज़ैक्शन है। अब आप ये देखो कि ये वाले क्वेश्चन में कौन-सी कौन से अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं। कौन से अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब कौन से अकाउंट्स ऑफ कोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक कैश अकाउंट है, ये यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एक बैंक अकाउंट दिख रहा है। इसके अलावा तो कोई अकाउंट है ही नहीं। आपको पता है ना आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं अकाउंट क्या है? बैंक और कैश है बस, इसके अलावा तो कोई भी अकाउंट है ही नहीं। ठीक है? तो आपने क्या किया कि आपने ये मार्च 1 को लिख दिया आपने कि एक कैश अकाउंट दिख रहा है हमें और एक बैंक अकाउंट दिख रहा है। गुड, कैश और बैंक है। ये देखो, कैश जो है कैश अकाउंट, उसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? नेचर अकाउंट मतलब टाइप ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट में आता है। तो आप बोलोगे कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट में आता है। ओके, गुड, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। बैंक कौन सा अकाउंट में आता है? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है कि नहीं? यस, करेक्ट, पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बैंक एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है। कैश अगर एक रियल अकाउंट है तो आप ये देखो कि कैश जो है, तो रियल के अभी रूल याद करो। आपने अब आइडेंटिफाई कर लिया कैश या फिर क्रेडिट। आपने अकाउंट भी लिख दिया, कितने अकाउंट यूज हो रहे हैं। आपने उनका नेचर लिख दिया। अब अब आपने जैसे कैश अकाउंट है तो उसका नेचर रियल है, तो अब रियल के दो रूल रिकॉल करो। एक क्या था? रियल अकाउंट था व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दो रियल के रूल थे। आप ये जो दो रूल है ना, वो आप कैश अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करो। अब देखो कैश क्या हो रहा है, कैश व्हाट गोज आउट है या फिर कैश व्हाट कम्स इन है। तो अब देखोगे कैश डिपॉजिट हो रहा है इनटू बैंक अकाउंट। मतलब कि कैश आपके आपके जो कैश बॉक्स है वहां से बाहर जा रहा है इनटू योर बैंक अकाउंट। तो बैंक कैश तो बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट है। अगर व्हाट गोज आउट है तो क्या होगा? डेबिट या फिर क्रेडिट? क्रेडिट होगा, सिंपल, क्लियर। ये पहला हो गया। अब बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट है तो आप पर्सनल अकाउंट के रूल याद करो। पर्सनल अकाउंट में था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप ये देखो कि बैंक आपका रिसीवर है या फिर आपका क्रेडिट गिवर है। तो अब देखो कि बैंक आपका रिसीवर है क्योंकि वही तो पैसे रिसीव कर रहा है। बैंक अगर आपका रिसीवर है, बैंक क्या होगा? बैंक डेबिट होगा, सिंपल, क्लियर, ट्रांजेक्शन पता चल गया आपको। तो मार्च 1 को बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो व्हाट गोज आउट है। बैंक आपका रिसीवर है।
अब आप नरेशन खुद लिख देना, ठीक है। नरेशन आपको आता है ना, क्या लिखोगे? बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जो क्वेश्चन है वही छाप देना आप, सेम सिमिलर। तो फिर से जो रूल हमने लगाया था, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, वही हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हम सेम स्टेप्स लगाते हैं। अब आप ये देखो कि पहले मैं आपको समझा लेता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। पर्सनल कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, मतलब कि ये आपका घर है, ठीक है। स्टोरी के थ्रू समझो, आपका घर है ये। क्या हुआ कि आपके घर में ये जो लॉकर है आपका, एक लॉकर होगा, लॉकर में आपके कैश पड़े होंगे बहुत सारे। तो और आपका एक बैंक अकाउंट भी होगा बिजनेस का, बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होगा ना, डैश डैश बैंक, कोई तो भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे एक, आपका पूरे बैंक में इतना छोटा सा अकाउंट पड़ा होगा। तो आपने क्या किया कि आपके जो कैश है ना घर पे पड़ा हुआ, घर पे पड़ा हुआ पर्सनल कैश आपने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। आपके बैंक अकाउंट मतलब आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट। अब आप तो अकाउंटेंट हो, तो आप जो बिजनेसमैन का जो पर्सनल अकाउंट है उससे तो कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए। आपको लेना देना किससे है? आपको उसके बैंक अकाउंट से लेने देना है। और उससे डिपॉजिट भी वही किया है, उसे अपने घर का कैश उठा के अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला है। जो बैंक अकाउंट है ये बिजनेस का है, ये उसका पर्सनल नहीं, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, आप ये सोचो कि अगर वो पर्सनल कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ये तो कैपिटल का केस है। करेक्ट, ये कैपिटल का केस है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सोचो कि ये कैपिटल का केस है, और करेक्ट, आप करेक्ट हो यार, ये कैपिटल का ही केस है। तो इस केस में अब हम वो स्टेप्स लगाते हैं जो हमने लगाए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सनल कैश डिपॉजिट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। तो अब कौन सा, कैश ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट? तब बोलोगे ये क्लियरली कैश ट्रांजैक्शन है, ये दिख रहा है। ओके, कैश है। अब ये पर्सनल कैश एक अकाउंट दिख रहा है और बिजनेस का बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो बैंक मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट दिख रहा है, दो अकाउंट दिख रहे हैं। फिर से लिखते हैं, मार्च 4 को एक पर्सनल कैश है और एक बैंक दिख रहा है आपको। अब ये जो पर्सनल कैश है, तो कैश का क्या अकाउंट लगेगा? रियली लगाओगे आप, ठीक है। और बैंक, बैंक आपका फिर से पर्सनल अकाउंट लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप पर्सनल कैश डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब आपके घर से जा रहा है वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सनल कैश जो है ना, पर्सनल कैश कैपिटल की तरह ट्रीट होगा। पर्सनल कैश को हम बेसिकली, ये जो पर्सनल कैश पूरा वर्ड है ना, ये इस वर्ड को ही हम बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इस पे रियल अकाउंट नहीं लगाएंगे, हम इस पे क्या लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट लगाएंगे। और बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन कौन से प्रॉक्सी अकाउंट से आता है, आपको पता है ना, तो कैपिटल के प्रॉक्सी अकाउंट से आएगा। और कैपिटल के प्रॉक्सी अकाउंट से वो, तो अब आप ये देखो कि वो गिवर है या फिर रिसीवर है। आपने ये देख लिया कि कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है, दोनों पर्सनल अकाउंट यूज हो रहे हैं। बिजनेसमैन गिवर है या फिर बिजनेसमैन रिसीवर है? बिजनेसमैन तो गिवर है, वो ही तो बैंक को पैसे दे रहा है। तो अगर वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। और ऑन द अदर हैंड बैंक, बैंक क्या है, बैंक रिसीवर है या फिर गिवर है? बैंक ही तो आपको रिसीव कर रही है पैसे, बैंक आपके रिसीवर है, और इसीलिए बैंक डेबिट होगा। तो क्लियर? तो मार्च 4 को बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि बैंक रिसीवर है। और ये जो पर्सनल कैश है ना, जो कि बिजनेसमैन बिजनेसमैन को डिनोट कर रहा है, तो वो अपने प्रॉक्सी अकाउंट जो कि कैपिटल वाले अकाउंट से आएगा, प्रॉक्सी नंबर 2। जैसे कि एक बिजनेसमैन अगर प्रॉक्सी अकाउंट से आता है, तो एक और आइटम है जो कि प्रॉक्सी अकाउंट से आता है, वो आप कमेंट में लिखो। तो ये 60,000 से डेबिट होगा और यही 60,000 से क्रेडिट होगा। अब मार्च 10 को क्या हो रहा है, मार्च 10 को मैं स्टोरी आपको फिर से नरेट कर लेता हूँ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये पर्सनल यूज के लिए है। मतलब कि ये क्या है, ये केस ऑफ ड्राइंग्स ही है। आपने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्राइंग्स है। अब यहाँ पे आप देखो कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं।
तो ये पर्सनल यूज जो कि ड्राइंग्स है, तो आपका एक ड्राइंग अकाउंट यूज हो रहा है, और एक कैश विड्रॉ हो रहा है तो आपको कैश अकाउंट यूज हो रहा है। दो अकाउंट यूज हो रहे हैं। कौन सी डेट है? 10th को। 10th को एक कैश यूज हो रहा है और ड्राइंग्स अकाउंट यूज हो रहा है। या तो मान लो ड्राइंग्स तो अकाउंट नहीं, वो बिजनेसमैन अकाउंट है, बिजनेसमैन यूज हो रहा है। कैश रियल है, बिजनेसमैन पर्सनल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है। आपको ऐसे अप्रोच करना है। कैश कौन सा अकाउंट है, बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट है, आपको ये देखना है, आपको वो लिखना है, फिर आपको रूल याद करना है। तो कैश, अब देखो व्हाट कम्स इन है फिर व्हाट गोज आउट है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। व्हाट गोज आउट है कैश। तो व्हाट गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और बिजनेसमैन क्या है? बिजनेसमैन ही तो रिसीवर है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक कौन विड्रॉ कर रहा है? बिजनेसमैन ही तो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो विड्रॉ कर रहा है, इसलिए वो रिसीवर है, वही पैसे रिसीव कर रहा है, तो इसलिए वो डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट रिसीवर डेबिट होता है। क्लियर है? एंड 15,000 के लिए तो मार्च 10 को बिजनेसमैन अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन वो कौन से अकाउंट से डेबिट होगा? वो अपने प्रॉक्सी अकाउंट से आएगा, जो कि ड्राइंग्स है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि बिजनेसमैन और गुड्स दोनों ऐसे अकाउंट है जो कि अपने नाम से नहीं आते, वो अपने प्रॉक्सी अकाउंट से आते हैं। टू कैश, क्योंकि वो कैश विड्रॉ कर रहा है। नहीं, कि टू बैंक होगा। यहाँ पे बैंक क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बैंक भी है, मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे एक बैंक अकाउंट भी है, इसलिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट भी हम लगाएंगे। और हम कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं यूज होगा। मैं भी भूल गया था, तो एक मिस्टेक मेरे नाम होती है। लेकिन यहाँ पे बैंक है, इसीलिए बैंक है जो क्रेडिट होगा। बैंक पे पर्सनल अकाउंट लगेगा, और बैंक गिवर है, इसलिए ब्लैंक क्रेडिट होगा। मैं ये बैंक देखना भूल गया। अब विड्रॉ कहाँ से करें? देखो, अगर यही नॉर्मली कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन यहाँ पे आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, अब जो पैसे हैं वो बैंक में पड़े हैं, तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कि आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो ना, आप कैश है, ठीक है, कैश विड्रॉ कर रहे हो, समझ गया, लेकिन अब कहाँ पे पड़े हुए कैश? आपके बैंक अकाउंट में, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर बैंक मेंशन्ड है तो बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट होगा ये। आप समझ गए? क्या है कि यार आप गलती करोगे तभी आपको समझ भी पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पहले पॉज करो क्वेश्चन पे, और आप वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर आप, जैसे मैं आंसर करा रहा हूँ आपको, आप मैच करने की कोशिश करो। क्योंकि आप जब मैच करोगे ना, तभी आपको समझ पड़ेगा आपने गलती क्या की, और अगर आपने सही किया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक बूस्ट मिलेगा आपको। तो अब नरेशन आप खुद लिख देना, और ये 15,000 का है। आप समझे कैश क्यों नहीं और बैंक क्यों आएगा? मार्च 12, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मार्च 12 को आपने क्या किया कि आपने जो कैश है वो आपने विड्रॉ किया। ठीक है, ये तो आपने बोलोगे यार ये तो सेम एंट्री तो लिख रही है ऊपर जो है, लेकिन नहीं। ऊपर क्या था कि ऊपर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, यहाँ पे आपने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है। मतलब ये ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स तो तब होता है जब आप कैश विड्रॉ करते हो फॉर एनी पर्सनल एक्सपेंस। यहाँ पे तो आप ऑफिस यूज के लिए ही विड्रॉ कर रहे हो, आप वही पैसे को विड्रॉ करके अपने ऑफिस में यूज करोगे, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे मान लो, इसलिए आप विड्रॉ कर रहे हो। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक कैश अकाउंट दिख रहा है और आपको एक बैंक अकाउंट दिख रहा है, दो अकाउंट दिख रहे हैं इस बार, और ये विड्रॉन है तो ये ड्राइंग्स नहीं है, इसलिए बिजनेसमैन का अकाउंट नहीं आएगा। तो 12th को कैश अकाउंट दिख रहा है और बैंक अकाउंट दिख रहा है। दोनों के नेचर क्या है? रियल और पर्सनल। बैंक क्या है? बैंक यहाँ पे गिवर है या फिर रिसीवर है? बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक गिवर है, बैंक गिवर है, ये बैंक क्रेडिट होगा।
और कैश क्या है, व्हाट कम्स इन है, बिजनेस के अंदर आ रहे हैं ना, ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो तो आप वो कैश बॉक्स में डालोगे तो बिजनेस के अंदर आए पैसे, व्हाट कम्स इन है इसलिए डेबिट होगा। तो आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गए। अमाउंट क्या है, 9900। मार्च 12 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, व्हाट कम्स इन है, और बैंक से आपके पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। 9900। आप ये फॉर्मेट और सब प्रॉपरली बना के प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं कि आप रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, क्यों क्या है कि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं और मार्क्स टीचर काटते हैं। तो आप अगर फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फॉर्मेट की भी प्रैक्टिस होगी और आपकी एंट्रीज की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। देखो, अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अकाउंट से प्यार कराऊं, क्योंकि वो इतना सिंपल सब्जेक्ट है और इतना रिलेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल ही है, आपको कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट पे चल रहा। आज अभी तक आपने गोल्डन रूल्स के अलावा मैंने कुछ कहा है आपको याद करने के लिए? और आप कैसे सब इजीली इजीली आप ट्रांजेक्शन बना पा रहे हो वो गोल्डन रूल्स को यूज करके, वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरा अकाउंट्स ऐसा ही है, इतना ही सिंपल है पूरा अकाउंट्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 14 को, चेक इशू टू श्रेया। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने चेक श्रेया को दिया, मतलब कि आपने, देखो, एक चेक होता है, ठीक है, ये जो चेक है ना, यहाँ पे पूरा नाम होता है, डेट होता है, किसको अमाउंट होता है, किसको देना है, सब होता है। आप चेक कितनी बार बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, तो आप चेक पे अमाउंट लिखते हो और आप वो पर्सन को दे देते हो, ये सोच के वो पर्सन विड्रॉ कर देगा, मतलब वो पर्सन अब क्या होगा, वही आपने जिसको भी दिया, तो ये जो व्यक्ति है ना, जिसे दिया आपने, वो बैंक में जाएगा, वो बैंक में जाएगा ये चेक लेके, और वो बैंक को बोलेगा कि मेरे पास ये चेक है, तो आप ये चेक को डिपॉजिट करो और पैसे दो मुझे। ऐसा सीन होता है चेक के साथ। तो आपने क्या किया कि आपने चेक फाड़ के इश्यू कर दिया। अब आपने चेक इश्यू किया, तो चेक जो है ना, चेक, ये चेक जब भी वर्ड आए ना, तब आप यही सोचो कि यहाँ पे बैंक अकाउंट यूज होगा। जब भी चेक आए ना, कभी भी चेक वर्ड आए, समझ जाना कि ये बैंक अकाउंट यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपको समझ पड़ेगा कौन सी अकाउंट है, बैंक अकाउंट है एक और एक श्रेया है। तो 14 को एक बैंक अकाउंट है और एक श्रेया है। श्रेया तो पर्सनल है, ऑफकोर्स पर्सन नाम दिख रहा है, पर्सनल है ये, और बैंक अकाउंट क्या है, बैंक भी पर्सनल है। इस बार बैंक क्या कर रहा है, श्रेया जाएगी अगर, तो वो बैंक से आपके पैसे जाएंगे ना। अगर वो श्रेया बैंक में जाएगी वो चेक डिपॉजिट करने और बोलेगी कि मुझे इसके पैसे दो, बैंक वालों को बोलेगी, तो आपके पैसे क्या होंगे, आपके पैसे आएंगे या फिर पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे ना, तो बैंक आपका गिवर होगा तब, ये बैंक गिवर होगा, बैंक गिवर होगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब वहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और श्रेया पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है तो श्रेया ही तो रिसीव करेगी, श्रेया रिसीव करेगी ना, इसलिए श्रेया डेबिट होगी। क्लियर? श्रेया क्यों डेबिट होगी और बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? बैंक अकाउंट। नरेशन आप फिर से खुद लिख देना, आप सेम जो क्वेश्चन है वैसे ही आप बीइंग से स्टार्ट करना, सिर्फ आपको बीइंग से स्टार्ट करना है और बाकी सब कट कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन में जो है। नेक्स्ट है 21 मार्च को, चेक इशूड टू बलबीर 16,000 फॉर सैलरी, मतलब आपने उसकी सैलरी पे करने के लिए आपने उसे चेक इशू किया। अब सैलरी आपकी एक एक्सपेंस है, सैलरी आपका एक एक्सपेंस है, तो आप चलो अब मैं आपको सिंपल करता हूँ, आप ये देखो कि ये कैश ट्रांजेक्शन है फिर क्रेडिट, आप चेक इशू कर रहे हो तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब यही नहीं होता कि आप कैश दे रहे हो, कैश अगर आप बैंक है, यूपीआई है, फोन पे, पेटीएम है, जो भी है, वो सारी कैश ट्रांजेक्शन है। जब उधार पे आप नहीं ले रहे और आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दे रहे हो, मतलब आप उसे पेमेंट कर दे रहे हो,
तो वो कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। ऐसा नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि आप रॉ कैश ही दे रहे हो, जैसे वो नोट वाली कैश दे रहे हो तब भी वो कैश नहीं। कॉइन हो, यूपीआई है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सब अलाउड है, उसे कैश ट्रांजेक्शन ही कहते हैं। तो आपने चेक इशू किया बिलबर को, तो इसमें क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं। तो चेक जो कि बैंक अकाउंट मैंने पहले भी बताया है, बलबीर यूज हो रहा है, और सैलरी भी है। सैलरी भी तो एक एक्सपेंस है, तो वो भी तो एक अकाउंट है। तो 21st को बैंक अकाउंट यूज हो रहा है, बलबीर यूज हो रहा है, और सैलरी। अब आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, है कि नहीं? तो चलो हम पहले ये नेचर लिख लेते हैं। ये पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल है, और सैलरी जो कि आपकी एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। रूल्स क्या है कि बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चेक इशू कर रहे हो, मतलब कि आपके पैसे जाएंगे। बलबीर जब जाएगा बैंक में और विड्रॉ करेगा पैसे, तो आपके पैसे जाएंगे ना, बैंक से निकलेंगे। तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, क्योंकि बैंक अकाउंट गिवर है, वो पैसे देगा, क्रेडिट। बलबीर ऑन द अदर हैंड, बलबीर और सैलरी, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी क्या है? सैलरी आपके एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट होगा। अब जब भी एक्सपेंस की बात होती है ना, तो वो बलबीर हो, वो रणदीप हो, वो हुसैन हो, वो आप हो, वो कोई भी हो, कोई भी हो, उस केस में उसका नाम नहीं आता। आपको क्या लेना देना है? आप बलबीर को सैलरी दे रहे हो, कि सोमन को दे रहे हो, कि मोहन को दे रहे हो, कि रमन को दे रहे हो, कि नमन को दे रहे हो, जिसको भी आप दे रहे हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए कि आपकी सैलरी जा रही है, मतलब आपका एक एक्सपेंस बेयर हो रहा है, समझे आप? तो इसलिए सैलरी डेबिट होगा। इसमें बलबीर का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। यही क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती अगर, तो बलबीर का नाम आता। तभी मैं बोल रहा था कि आप आइडेंटिफाई करो कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मैंने क्या बोला था, कैश ट्रांजेक्शन में जो कैश है वो आता है, नाम नहीं आता, पर्सन का नाम नहीं आता। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है तो वो पर्सन का नाम आता है। ये फर्स्ट पार्ट की कॉन्सेप्ट है यार, गाइस कम ऑन रिकॉल। तो इस केस में आपको पता चल गया क्या एंट्री पास होगी। तो आपका सैलरी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू, आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो क्योंकि चेक है ना, तो वो बैंक से पेमेंट कर रहे हो। आप चेक का मतलब ऐसे समझो कि बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो। तो मार्च 21st को ये पेमेंट हो रही है। कितना अमाउंट किया है? अमाउंट है इसका 16,000। ओके, 16,000 अमाउंट है, 16,000 रुपये आपने दिए बलबीर को, बट बलबीर का नाम ही नहीं आया। मार्च 24th को क्या हो रहा है? अब आप समझ गए हो आपको वर्किंग कैसे करनी है, कैसे आपको स्टेप फॉलो करना है। तो अब मैं स्टेप्स नहीं फॉलो करूंगा, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ये आप जब पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब आप ये वर्किंग बनाओ, ये आप स्टेप्स फॉलो करो, क्योंकि क्या है कि आप जैसे ही स्टेप फॉलो करते जाओगे ना, ऐसे ही आप मास्टरी करते जाओगे, ऐसे ही आपका हर क्वेश्चन परफेक्ट होता जाएगा, और एट द एंड ऑफ जर्नल आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा रॉन्ग हुआ। तो नेक्स्ट है 24 मार्च को, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमृता 9,100 के लिए एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मतलब क्या हुआ कि आपने अमृता से चेक रिसीव किया, अमृता ने आपको चेक दिया, तो आपने चेक रिसीव किया अमृता से, और आपने वही चेक फिर से डिपॉजिट भी कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग टीचर अलग एंट्री पास कराएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। क्या हुआ कि अमृता ने आपको चेक दिया, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, तो आप ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। तो अमृता ने आपको चेक दिया, ये चेक जो है वो दिया, बोल के कि आप बैंक में जाके डिपॉजिट करा देना। अमाउंट लिख दिया था उसने यहाँ पे, और वो बोला कि आप ये चेक लो, आप जाके बैंक में, आप बैंक में डिपॉजिट कराना।
तो आपने क्या किया कि वो चेक लेके ऑन द स्पॉट बैंक में डिपॉजिट करें, ऑन द सेम डे। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री पास होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑन द स्पॉट ही हुआ है ना, वही दिन हुआ है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बैंक अकाउंट आपका रिसीवर है। नॉर्मली लोग चेक इन हैंड कॉन्सेप्ट से भी कराते हैं, लेकिन आप समझो कि आपको वो सेम डे पे ही आपने डिपॉजिट कर दिया, तो चेक इन हैंड का केस आता ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे ट्रीट करो कि आपको बैंक में ही पैसे मिले। तो इसीलिए यहाँ पे डेट क्या है देख लेता हूँ, 24th। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने तभी उसी डे पे डिपॉजिट कर दिया, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि आपका बैंक अकाउंट रिसीवर है। बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि आप वो रिसीवर है। और अमृता वो क्रेडिट होगी, क्यों? क्योंकि वो गिवर है। इस केस में अमृता का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अकाउंट कितने हैं? दो ही तो अकाउंट आपको दिख रहे हैं। एक क्या है, एक ये अमृता का अकाउंट है और एक ये चेक है। उसके अलावा तो आपको अकाउंट दिख ही नहीं रहा है कि नहीं? चेक और बैंक सेम ही तो है, उसके अलावा तो अकाउंट है नहीं, और इसलिए हम अमृता का अकाउंट कंसिडर करते हैं। और वो पैसे दे रही है तो आप वो तो नोट करोगे ही ना कि वो पैसे दे रही है आपको फिर से, जिससे अमृता क्रेडिट हो रही है। तो कितने अमाउंट से है? 9100, 9100 और 9100। क्लियर? अब मार्च 30 को क्या ट्रांजेक्शन है कि आपने चेक इशू किया टू श्रेया, रिसीव डिसऑर्डर, मतलब कि आपने, ये एक डिसऑर्डर का केस है। क्या होता है कितनी बार कि इसे चेक बाउंस भी कहते हैं, कि आप चेक डिपॉजिट करते हो, तो कितनी बार अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते ना, वो बैंक अकाउंट में, अब जिसने भी चेक इशू किया उसके अगर बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते, मान लो कि मैंने आपको 1 करोड़ का चेक इशू कर दिया, अब 1 करोड़ होने भी तो चाहिए मेरे पास, तो आपने विड्रॉ किया जब भी, तो वो डिसऑनर हो जाता है, वो बाउंस होता है चेक। चेक बाउंस क्यों होता है? क्योंकि पैसे है ही नहीं ना मेरे पास, तो पैसे है ही नहीं, तो बैंक वाले कहाँ से ला के देंगे आपको? मेरे अकाउंट से निकाल के आपको देंगे, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं इतने पैसे। तो उस केस में हम डिसऑनर कहते हैं। तो हमने जो चेक इशू किया था, मतलब कि राखी ने जो चेक इशू किया था श्रेया को, वो डिसऑनर आ गया, मतलब राखी के पास पैसे नहीं थे। तो इस केस में हमने ये जो ट्रांजैक्शन पास की थी ना, कहाँ है, मार्च 14 को, देखो ये वाली जो ट्रांजैक्शन पास की थी, इसका हम रिवर्स करेंगे। ये ट्रांजैक्शन का रिवर्स करेंगे, कैसे करेंगे कि आपने क्या किया कि आपके बैंक से पैसे चले गए, है ना, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक तो क्रेडिट हुआ ही नहीं है, निकले ही नहीं है ना। तो रिवर्स करने के लिए आप क्या करते हो कि जो क्रेडिट है उसे आप डेबिट कर दोगे, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये रूल से नहीं, आप ऐसे ही समझो। एंट्री जो है डिसऑनर में, डिसऑनर के केस में आपने जो प्रीवियस एंट्री पास की ना, मतलब कि पहले जो आपने चेक इशू वाली एंट्री पास है, उससे आप रिवर्स कर दो, इसे आप पूरा रिवर्स कर दोगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट था तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। श्रेया ऑन दी अदर हैंड डेबिट थी, तो श्रेया को आप क्रेडिट कर दोगे। ये एंट्री पास होगी, रिवर्स एंट्री कहते हैं इसे। डिसऑनर की केस में एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ और श्रेया आपकी क्रेडिट हो गई, क्योंकि रिवर्स हुआ। देखो यहाँ पे जो केस था, यहाँ पे क्या था, श्रेया डेबिट में थी और बैंक अकाउंट क्रेडिट में था, फिर बैंक अकाउंट डेबिट में है और श्रेया क्रेडिट में है। अब देख रहे हो, उससे रिवर्स एंट्री, डिसऑनर के केस में एंट्री रिवर्स होती है, इसे कहते हैं हम रिवर्स एंट्री। और अमाउंट क्या था, सेम अमाउंट से होगा। अब आपने जो पेमेंट किया वही पूरा बाउंस हुआ होगा, 14,400, और यहाँ पे भी 14,400 है। नरेशन अब आप लिख देना खुद, बीइंग चेक इशू टू शेयर डिसऑनर, ऐसे लिख देना। अब हम टोटलिंग करते हैं इसकी, क्या टोटल आएगा? टोटल क्या हमेशा डबल डाइश से डिनोट होता है, आपको पता है ना। तो क्या हुआ कि पैसे चले गए, तो फिर उस केस में तो उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास पैसे है ही नहीं, मतलब वो आप
आपको पैसे लौटा ही नहीं सकता, कहाँ से लाएगा वो पैसे? क्या 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 बेचेगा? कुछ है ही नहीं उसको बेचने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि हम बैड डेट्स मानते हैं। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स बेसिकली वो डेट्स है कि आप एक व्यक्ति को आपका डेटर इंसॉल्वेंट है और इससे वो आपको पैसे नहीं चुका सकता, इसलिए इसे हम बैड डेट कहते हैं। अब ऐसे कोई भी आके बता देगा कि हम इंसॉल्वेंट ही नहीं, इंसॉल्वेंट का एक प्रोसीजर होता है, मतलब गवर्नमेंट आपको डिक्लेयर करते हैं कि इंसॉल्वेंट हो, फिर आपके घर के बाहर वो इंसॉल्वेंट का आप लगा देते हो। आप नहीं, मतलब जो भी है कि अब मैं इंसॉल्वेंट हूँ, तो आप प्लीज अब कोई भी आके पैसे मत मांगो, मेरे पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं मैं आपको दे सकूं। तो जब आप वो व्यक्ति लौटा नहीं सकता, तो उस केस में हम बैड डेट्स कहते हैं, क्योंकि हमने तो उसको सामान दे दिया और हमने उसको डेटर भी बना दिया, है कि नहीं? इस केस में क्या हुआ होगा? इस केस में हमने बोला होगा, डेटर को हमने डेबिट किया होगा और सेल को हमने क्रेडिट किया होगा, तो हमने डेटर बनाया, लेकिन अब वो पैसे देगा ही नहीं हमको, वो पैसे देगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम बैड डेट्स का यूज करते हैं। तो बैड डेट्स के केस में क्या एंट्री पास होती है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि बैड डेट लॉस है ना आपका, आपके तो पैसे जा रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं, इसलिए वो लॉस है आपका। बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट वही डेटर का नाम होता है। जो डेटर है ना आपका, जो भी नाम होगा उसका, मोहन, सोहन, राम, श्याम, हुसैन, हुस, जो भी है, वो आपका क्रेडिट होगा उस केस में, और जो अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा। ये इंटरप्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब पता चल गया आपको कि वो एक पैसे भी आपको चुका ना पाए, उससे हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो इस केस में बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है और आपका डेटर जो है वो क्रेडिट होता है। अब इसी केस में कितनी बार होता है कि अब आपका जो व्यक्ति है वो इंसॉल्वेंट तो हुआ, मान लो 10,000 उधार थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसने बोला मैं इंसॉल्वेंट तो हुआ हूँ, लेकिन मैं 50% पेमेंट कर सकता हूँ, मतलब कि मैं आपको 5,000 रुपये दे सकता हूँ। तो वो पार्ट पेमेंट एंड बैड डेट्स आ जाता है, मतलब कि आपको पैसे कितने मिले, कैश चेक जो है, कैश या फिर बैंक चेक अगर मिला है आपको, तो कैश, या फिर अगर चेक है तो बैंक आपका डेबिट होगा, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो ना, व्हाट कम्स इन है, डेबिट होगा, तो वो तो 5,000 से होगा मान लो, ठीक है। उसके अलावा आपके कितने नुकसान हुए? 10,000 लेने थे ना आपको, आपके नुकसान कितने हुए? 5,000 को दे रहे हो, तो 5,000 का नुकसान हुआ, तो बैड डेट्स कितने हैं? बैड डेट्स का अमाउंट क्या होगा? बैड डेट्स का अमाउंट 5,000 होगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका वही व्यक्ति का नाम, मतलब डेटर का नाम, और पूरे अमाउंट से होगा। आप समझे? ये केस बता रहा था मैं। तो इसको हम, जो भी अमाउंट है वो हम लगा सकते हैं, ये एंट्री नॉर्मली पास होगी। अब ये दूसरी स्टोरी है। अब मैंने जो पहले बताया था कि वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके पास पैसे बचे ही नहीं। अब क्या हुआ कि बहुत साल बाद वही व्यक्ति ने और मेहनत की, बहुत मेहनत की उसने, उसने कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए, उसने। तो उसने सोचा कि यार अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मैं लौटा लेता हूँ पैसे, मेरे फिर से मैंने कमा लिया है। तो अगर मान लो 10,000 ही उधार थे और 10,000 हमारे पूरे डूब गए थे, बैड डेट्स की हमने, जैसे ही डूबे हमने ये वाली एंट्री पास कर दी, ये वाली। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वही व्यक्ति हमें धीरे धीरे फिर से पैसे लौटा रहा है। उसने बोला कि मैं, मुझे पता है कि मेरे उधार थे, तो इसलिए अब आप ये पैसे लो। अब आप क्या है, ये बैड डेट वाली एंट्री आपने पास कर दी, तो आप इसे फाड़ के फेंक तो नहीं दोगे? जर्नल में जो पास हो गया वो पास हो गया भाई, वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो उससे कैंसिल करने के लिए, या फिर हम ट्रू नेचर बताने के लिए, क्योंकि आपका पैसे तो मिल रहा है, तो ट्रू नेचर बताने के लिए हम ये यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि आप, जो व्यक्ति है वो आपको या तो कैश देगा, या तो आपको चेक देगा, मतलब बैंक अकाउंट यूज होगा आपका, है कि नहीं? बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो।
लेकिन आप इसका व्यक्ति का नाम क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती तो आप ये जो पर्सन है उसका यूज करते नाम। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए पर्सन का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कैश या फिर क्रेडिट है, कैश या फिर बैंक है वो आएगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट आपका बैड डेट रिकवरी अकाउंट होगा, से हम बैड डेट रिकवरी अकाउंट कहते हैं, और ये क्रेडिट होगा क्योंकि आपने बैड डेट लगा दिया और अब आप पैसे रिसीव कर रहे हो ना फिर से, तो इसलिए हम उसे बैड डेट रिकवरी कहते हैं। सिंपल, क्लियर है? तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं हम एक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज, ये हम बुक्स ऑफ वसूली, ओ रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वसूली, तो कल सुबह पनवेल निकलना है वो वाले है। जून 5 को राज हु ओड 60,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये देखो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब कौन डिक्लेयर करता है इसे? आप डिक्लेयर करते हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ? नहीं, इसे लॉ, इसे गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन डिक्लेयर करती है बेसिकली। क्या अब वो पूरा रिकॉर्ड चेक करते हो, देखती है कि नहीं अब ये बिल्कुल इसके पास पैसे है ही नहीं लौटाने के लिए, तो वो डिक्लेयर करती है कि इंसॉल्वेंट है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। वो हमें 60,000 देना था उसे, राज को हमें 60,000 देना था, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 80% इज रिकवर फ्रॉम हिम, मतलब कि ये कौन सा पार्ट पर केस है पता है? ये वाला केस, ये वाला है, बी वाला केस है, पार्ट पेमेंट एंड बैड डेट्स वाला केस। इसमें क्या हो रहा है कि वो इंसॉल्वेंट तो हुआ और वो पूरे पैसे नहीं लौटा सकता, लेकिन वो 80% लौटाएगा, मतलब ये 60,000 का 80% वो लौटाएगा। 60,000 का 80% कितना होता है? 60,000 का 80% होता है 48,000। 60% का 80,000 48,000 होता है, ठीक है? तो वो 48,000 ही हमें लौटाएगा, बाकी के जो डूबे वो पैसे बैड डेट्स है। तो जून 5 को हम क्या एंट्री लगाएंगे? बैड डेट तो हुई है ना, पूरे पैसे थोड़ी हमने मिले हैं। अगर पूरे पैसे मिल जाते तो फिर कुछ इंसॉल्वेंट होने का कोई पॉइंट था ही नहीं। बैड डेट्स अकाउंट हुआ, हमें कैश भी मिला, उसने हमें कैश भी दिया। कैश लगा लो। अब इस केस में क्या बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया हम कैश लगाए या फिर बैंक लगाए, कुछ मेंशन तो किया नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं किया तो आप कैश लगाओ या फिर बैंक लगाओ, दोनों करेक्ट होगा। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि वो कैश है या फिर बैंक है, तो आप दोनों लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैश अकाउंट 46 48,000, क्योंकि 80% तो हमें मिला है और बाकी के 12,000 डूब गए। और राज हमें जो कितना ओन करता था? राज हमें पूरे 60,000 ओन करता था। अब आप नरेशन लगा देना कि बीइंग राज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 80% अमाउंट रिकवर्ड, ऐसे आप लगा देना नरेशन में। वो आपका होमवर्क है। अब क्या है कि लेक्चर के बाद आप नोट्स में टेलीग्राम पे अपलोड कर लेता हूँ, तो आप वो नोट्स को देख के आप उसे फिर से प्रैक्टिस करो। यही क्वेश्चन देख के आप फिर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में भी देखेंगे, क्योंकि जो है मैं पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। अब आप तक अभी तक देख लिया होगा तो मैंने 9 क्वेश्चन किया है, और हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 7 एंट्रीज तो है ही। तो आप समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं आप टेलीग्राम पे भी आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेटरमेंट होगा, उतना ही आप परफेक्ट कर पाओगे अकाउंट्स के सब्जेक्ट को। तो 12 जून को क्या हो रहा है कि अब 12 जून को आप रिकवर कर रहे हो 56,000 फ्रॉम संजय ऑन हर इंसॉल्वेंसी बीइंग 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू। मतलब कि अब ये क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले आपको समझाता हूँ कि आप 56,000 रिसीव कर रहे हो संजय से, ठीक है? आप 56,000 रिसीव कर रहे हो। ये जो 56,000 है ना, वो सिर्फ 20% ही है उसका अमाउंट टोटल।
80% तो अभी तक ड्यू ही है, 80% अमाउंट अभी भी तक ड्यू ही है, 80% नॉट गिवन है, वो ड्यू ही है, उसने अभी तक वो नहीं दिया, मतलब 80% बैड डेट्स है आपका। और ये जो 56,000 है वो आपको दे दिए, वो जबकि 20% है। तो अब आप कैसे फाइंड करोगे कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट क्या है, ये तो आपको नहीं पता ना टोटल क्या है, तो टोटल अमाउंट आप कैसे फाइंड करोगे, उसका मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप पहले जो टोटल अमाउंट है उसे x मान लो, x है। या अब आप बोल रहे होगे कि भैया यहाँ पे भी x फिक्स है, अब क्या कर सकते हैं, आदत जाती नहीं है ना, तो x इंटू 20/100 आप करो, क्योंकि 20% है ना, और फिर वो कितना अमाउंट एडअप हो रहा है, वो 56,000 एडअप हो रहा है कि नहीं, 56,000 एडअप हो रहा है। तो आप यही यहाँ पे आप समझ जाओगे कि ये 5 हो गया, तो x, अब ये 5 है वो आप यहाँ पे ले जाओ, तो x क्या है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपका कितना हो रहा है, 1,80,000। तो आपका, आप समझ गए कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो है 1,80,000। तो 1,80,000 में से उसने हमें बस 56,000 ही दिए, बाकी 80% हमारे बैड डेट्स हुए, क्योंकि वो अब इंसॉल्वेंट हो गई, तो अब वो पैसे लौटाने का कुछ बात आता ही नहीं, संजय अब इंसॉल्वेंट हो गया है। ये हिज होगा, बट चलो ठीक है, अब इंग्लिश की क्लास थोड़ी चल रही है यहाँ पे। तो हमारा नुकसान तो हुआ, तो बैड डेट्स तो हुआ, बैड डेट्स क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, वो नुकसान है इसलिए। हमें कैश भी रिसीव हुआ, कैश मान लो या फिर बैंक अकाउंट मान लो, एक ही मानना है, ऐसे नहीं कि दोनों आप यूज कर रहे हो। 56,000 हमें मिला, और संजय हमें कितने वो करता था, संजय हमें पूरे 1,80,000 वो करता था, लेकिन अब क्या करें, अब सारे पैसे हमारे डूब गए, तो बचे कितने, बचे हमारे 1,24,000 जो कि हमारे डूब गए। अब नरेशन आप डाल देना, बीइंग पार्शियल अमाउंट रिसीव फ्रॉम संजय। उसके बाद 18 जून 18 को क्या हो रहा है, जून 18 recovered 19,900 from Priya whose account of was written off as bad debts in the past। क्या हो रहा है इस केस में कि प्रिया को हमने लास्ट ईयर ही बैड डेट मान लिया था, हमने बैड डेट्स के नाम से उसे डेबिट कर दिया था और उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था, लेकिन अब वो हमें फिर से पैसे दे रही है। तो अब ये कौन सा केस है, ये वाला केस, ये बैड डेट रिकवर्ड का केस है। तो इस केस में हमें प्रिया वापस पैसे लौटा रही है, तो बैड डेट रिकवर होगा। और इस केस में जो अमाउंट है वो, ये 24,800 है, तो ठीक है, वो तो हो गया कैंसिल, हम 24,800 को नहीं देखेंगे, हम ये सिर्फ 1,900 को देखेंगे। मैं क्लियर कर लेता हूँ पूरा, हमें सिर्फ 19,900 को देखेंगे, क्योंकि वही हमें मिल रहा है ना, तो हमें कैश मिल रहा है रिकवर्ड, तो कैश शो दे रही है हमें, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या होगा, बैड डेट रिकवरी, क्योंकि वो हमारी एक इनकम है, यूं समझो, क्योंकि हमने लॉस तो बेयर कर लिया, अब हमें फिर से पैसे मिल रहे हैं, तो ये हमारा एक गेन है। बैड डेट रिकवर या बैड डेट रिकवरी अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से, 19,900। वो 24,000 तो लास्ट ईयर ही आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। 19,900 हमें मिल रहा है, 19,900 हमारे रिकवर है। अब जून 22 को क्या हो रहा है कि दीपा हु ओड 45,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 45,000 देने थे उसे हमें, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गई अब, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 40,000 रिकवर फ्रॉम हर, मतलब कि 40,000 हमें मिले उससे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये बैड डेट्स नहीं हुआ मतलब अभी तक। वो उसने बोला कि मैं और पैसे दूंगी, उसने क्या बोला देखो, ये स्टोरी आप इमेजिन करो, दीपा है, तो दीपा इंस्टॉलमेंट हो गई, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है,
तो हमारे पास आए, उसने बोला कि यार आप इतने अच्छे इंसान हो, तो आप है ना, क्या है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूँगी। मैं ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब आपके इशू चल रहा है, बहुत सारे लोग आपके सिर पे बैठे हैं। मैं नहीं बैठ रहा आपके सिर पे। आप क्या करो कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, तो अब कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। तो उसकी 45,000 जो थे, उसने पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40% दिया। तो ये बैड डेट्स नहीं होगा इसमें। इसमें आप 40% रिसीव कर रहे हो। तो क्या होगा इस केस में कि जून 22 को 45,000 का 40% कितना होता है? कैलकुलेट करो और बताओ। 18,000। 45,000 का 40% 18,000 होता है। तो हमें कैश रिसीव हुआ, और कैश हमें किसने दिया? दीपा ने दिया। इसलिए दीपा क्रेडिट होगी, क्योंकि दीपा गिवर है। बैड डेट्स नहीं है अभी तक, वो दे रही है ना पैसे धीरे धीरे करके। उसने ऐसे तो ही बोला कि अब मैं कंगाल हो गई, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती। वो मैं दे रही धीरे धीरे पैसे। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तभी तो लिखा है कि पहले इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए, मतलब और इंस्टॉलमेंट देगी वो आगे। तो 18,000 है, 18,000 रिसीव किया, और 18,000 दीपा ने दिया, तो दीपा से कम होता जाएगा। अब आप नरेशन लिख देना यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? सेकेंड एंड फाइनल, ये देखो फाइनल आ गया ना। अब फाइनल आ गया यहाँ पे, और सेकंड होता तो हम मानते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट है, लेकिन अब ये फाइनल वर्ड आ गया, मतलब कि इससे आगे अब वो नहीं देखी। फाइनल डिविडेंड ऑफ 30% वॉज रिकवर फ्रॉम दीपा। तो अब ये 30% रिकवर करना है आपको, ठीक है? तो बस 30% ही रिकवर होगा, मतलब कि 40 और 30 70% हुआ, और बाकी के जो 30% है वो आपके बैड डेट्स है। समझे आप? 30% आपके बैड डेट्स है, आपने 70% तो रिकवर कर दिया, तो उसने हमें और 30% का पेमेंट कर दिया। अब आप बैड डेट्स लगाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मेंशन कर दिया कि ये हमारा फाइनल पेमेंट है, ये जून होती है कि ये फाइनल पेमेंट है उसका, इसके आगे वो पेमेंट नहीं दे सकती अब हमें। 30% कितना होगा? 45,000 का, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। 13,500 होता है। तो हमें जून 24 को कैश मिला 13,500, बैड डेथ भी हुआ। कितना हुआ? ये बैड डेथ्स तो ये बस 30% है ना, क्योंकि 70% तो आपको मिल गया। 30% मतलब कि यही 13,500 का बैड डेथ्स है। और दीपा को हमें कितना देना था? दीपा को हमें देना था 27,000। 20,000 कैसे भैया? 45,000 तो देने थे ना उसे। अरे 45,000 में तो ये देखो आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 18,000 तो उसने दे दिए थे, है कि नहीं? 18,000 और 7,000 ऐड करो तो 45,000 ही होते हैं। तो 18,000 तो दे दिए थे, अब दीपा को बस 27,000 ही देने थे, बट उसमें से वो सिर्फ 30,000 ही दे पाई। इसीलिए यहाँ पे 27,000 ही लिखते हैं हम। क्लियर है? ओके, तो ये लास्ट था, तो अब आप इसे टोटल कर देना याद से, बिना भूले। ये मैं आपको आपके हस्ते दे रहा हूँ, टोटल आप कर सकते हो। चलो यार, कर ही लेता हूँ मैं, आप भी क्या याद रखोगे। 60,000, 2,40,000, तो इसका टोटल आएगा 3,04,900, और यहाँ पे भी 3,04,900। क्लियर? तो अब है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फिक्स्ड एसेट्स। अब कितनी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स क्या है? ये मैंने आपको फाउंडेशन वाले लेक्चर में ही बताया था कि फिक्स्ड एसेट है नॉन करंट एसेट, जो कि हम 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसके हम परचेज कर रहे हैं। तो जब हम परचेज कर रहे हैं ना, तो हम परचेज नॉर्मली हम क्या करते हैं कि परचेज के केस में हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, है कि नहीं? बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा।
कि परचेज एक प्रॉक्सी अकाउंट है जो कि किसके लिए आता है, जो कि गुड्स के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है तो इसलिए परचेज अकाउंट नहीं आएगा, फिक्स्ड एसेट अपने नाम से ही आएगा। तो जो भी फिक्स्ड एसेट है डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा या तो कैश अगर आप कैश पे खरीद रहे हो, या फिर बैंक अगर आप चेक से खरीद, या फिर डेटर सॉरी क्रेडिटर अगर वो आपको उधार दे रहा है तो वो आपका क्रेडिटर बनेगा ना। अकाउंट, ये सारे क्रेडिट होंगे, डेबिट होगा, अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा। ओके क्लियर। अब है एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट विथ न्यू एसेट। इस केस में क्या हो रहा है कि पता है आप कितनी बार मॉल में जाते हो और वहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाते हो, जैसे कि आप एप्पल की शॉप में गए, तो एप्पल क्या करता है कि आपका पुराना आईफोन लेता है और फिर आपको जो नए प्रोडक्ट खरीदते हो उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है, वही आईफोन के प्राइस पे कट करके डिस्काउंट मिलता है आपको, है कि नहीं? बस वैसा ही है, आप भी आपका पुराना जो है, पुराना एसेट वो आप एक्सचेंज कर रहे हो विद न्यू फॉर न्यू एसेट। तो उस केस में अगर तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी कि आपका जो न्यू एसेट है उसका अकाउंट डेबिट होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट से, जो अमाउंट एसेट है, मतलब अगर एसेट 1 लाख का है तो 1 लाख से ही डेबिट होगा। फिर आप क्रेडिट क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे अपनी ओल्ड एसेट। क्यों आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है ना, आप बेचोगे तो वो व्हाट गोज आउट है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगा उसका। अब जो भी अमाउंट वो दे रहा है, रेडी है वो देने को, वो अमाउंट आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे, आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे। और आप फिर क्या क्रेडिट करोगे कि आपने जो कैश पे किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको जो न्यू एसेट है वो आपके ओल्ड एसेट पे ही आ रहा है, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स आपको थोड़े तो एडिशनल पैसे देने ही पड़ेंगे, या तो आप कैश दे रहे हो या फिर आप बैंक के थ्रू दे रहे हो, या फिर अगर आप उधारी खरीद रहे हो उससे तो वो क्रेडिटर बन जाएगा आपका, और उसका अकाउंट क्या होगा कि फिर वो अमाउंट आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि परचेस्ड अ न्यू मशीन फॉर रुपीज 1 लाख with an exchange offer of rupees 20,000 for old machine। मतलब कि आपने नई मशीन परचेज की 1 लाख की, और आपको ऑफर आया कि आपकी जो पुरानी मशीन है वो आप 20,000 में बेच सकते हो। तो इस केस में क्या एंट्री होगी कि आपने जो मशीन परचेज की, तो मशीन आपकी न्यू मशीन डेबिट होगी 1 लाख से, आपकी ओल्ड मशीन क्रेडिट होगी 20,000 से, और आपने जो बाकी कैश पे की है वो होगा 80,000, है कि नहीं? ये एंट्री पास होगी, यहाँ पे भी वही लिखा है और वैसी एंट्री पास होगी, लेकिन यहाँ पे ओल्ड और न्यू नहीं आएगा, मशीनरी मशीनरी ही है, वो ओल्ड और न्यू ऐसा कुछ नहीं होता। अब समझे, तो ओल्ड या न्यू ऐसा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, मशीनरी ही आएगा बस। क्लियर है एक्सचेंज ऑफ एसेट। अब मैं आपको बताता हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में। आपने एक एसेट मान लो ये है, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, आपने यहाँ अभी एसेट खरीदी। अब आप एसेट को यूज करोगे, यूज करोगे, यूज करोगे, यूज करोगे, यूज करते ही जाओगे जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, जब तक आपके एसेट यूज करते रहोगे। अब अगर आपने यहाँ पे 1 लाख का खरीदा, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मान लो 20 साल बाद
वो 1 लाख का ही होगा, ऐसा तो नहीं है। आपकी एसेट, आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसमें कुछ वेयर एंड टेयर हो गया, वेयर एंड टेयर, वो डिटोरिएट होगी, मतलब वो खराब होगी, वो खराब होगी, उसमें स्क्रैचेस लगेंगे, बहुत सारी चीज होगी ना। तो इसलिए वो जो भी जैसे हम यूज करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है और उसकी वैल्यू गिरती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो जैसे ही हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, मशीन खराब होती जाती है, यूज होती जाती है, वेयर एंड टेयर आते हैं उसमें, तो तब उसकी वैल्यू गिरती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है। और ये जो वैल्यू डिक्रीज है ना, इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट, आप ये समझ सकते हो। तो अब आप फिक्स एसेट पे चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, तो क्या क्या एंट्री पास होगी? तो डेप्रिसिएशन आप एसेट पे चार्ज कर रहे हो ना, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। अ, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं, आपका एक लॉस है, क्योंकि आपके एसेट में जो एसेट की जो वैल्यू है वो गिर रही है ना, तो आपका लॉस है एक। डेप्रिसिएशन आपका डेबिट होगा। क्रेडिट होगा आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि उसकी तो वैल्यू में गिरावट आ रही है। आप समझो कि यहाँ पे आपका एसेट है ना, यहाँ पे 1 लाख का है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हर साल चार्ज होता है, हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। कि 1 साल कंप्लीट हुआ तो आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन और उसकी वैल्यू कम करोगे। मान लो आप 20,000 चार्ज कर रहे हो, 20,000 माइनस करोगे तो 80,000 की बचेगी। अब आप फिर से चार्ज करोगे, फिर से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे यहाँ पे, तो 20,000 चार्ज करोगे फिर से आप, तो 60,000 बचेगी। मतलब आप ग्रेजुअली हर साल उस पर चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन, और वो जो अमाउंट है वो एसेट में से ही कम होता है। जो अमाउंट है, आप जो अमाउंट कम कर रहे हो ना, डिक्रीज कर रहे हो, वो एसेट में से कम होता है। इसीलिए वो एसेट क्रेडिट होता है। एसेट क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। समझे आप? तो आपका फिक्स एसेट क्रेडिट हो गया। खैर, डेप्रिसिएशन का एक पूरा एक चैप्टर है पर्टिकुलर, तो हम वहां पे और डिटेल में डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। अब सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि तो एक गुड्स के केस में हम करते हैं और हम परचेज भी करते हैं, है कि नहीं? गुड्स के केस में हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, और यही चीज हम फिक्स एसेट के केस में भी करते हैं। हम फिक्स एसेट के टाइम सेल करते हैं और फिक्स एसेट के केस में भी हम परचेज करते हैं। हम मशीनरी या फिर कार या फिर परचेज करते हैं, और यही कार पुरानी हो जाती है तो हम सेल कर सकते हैं। और गुड्स के तो केस में आपको पता ही है, सेल और परचेज होता ही है। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस की, एक्सपेंस सेल के टाइम पे भी होता है एक्सपेंस, यस, सेल के टाइम पे होता है। गुड्स के केस में एक्सपेंस होता है ना, फ्रेट और कैरेज क्या एक्सपेंस ही है। परचेज के टाइम पे भी इनवर्ड जो है वो कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड एक्सपेंस है। फिक्स एसेट के केस में एक्सपेंस होता है, हाँ, फिक्स एसेट के केस में भी एक्सपेंस होता है। सही है, दोनों के केस में एक्सपेंस होता ही है। आप सेल कर रहे हो, मान लो आपको रिपेयर करना पड़ा, तो वो आपका एक एक्सपेंस है। सेल और परचेज के टाइम पे भी एक्सपेंस होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। तो प्रॉफिट मैं शॉर्ट में से पीएनएल लिखता हूँ। प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। अब गुड्स के केस में जब आप सेल करते हो तब आपको प्रॉफिट होता है। हाँ, प्रॉफिट होता है यार जब आप सेल करते हो। परचेज के टाइम पे तो आपको कैसे प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे भी परचेज के टाइम पे आपको कैसे प्रॉफिट होगा? आप अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या नहीं? और सेल के टाइम पे हाँ, आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्या पता आप ज्यादा अमाउंट में सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होता है। अब ये सब तो होता है, लेकिन इसमें बात ये है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, कौन से एक्सपेंस या फिर कौन सी टाइप के चीज ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होगी, जर्नल में उसका अकाउंट बनेगा पर्टिकुलर, उसकी बात करते हैं।
तो गुड्स के केस में एक्सपेंस जो है वो अलग से नोट होता है, एक्सपेंस अलग से नोट होता है, मतलब कि एक्सपेंस का अलग से अकाउंट बनता है, जैसे कि फ्रेट, कैरेज एक्सेट्रा, इसके सब अकाउंट बनते हैं ना पर्सनल। तो गुड्स के केस में एक्सपेंस नोट होते हैं, फिक्स एसेट के केस में एक्सपेंस नोट नहीं होते। एक्सपेंस जो है वो नोट नहीं होते। एक्सपेंस जो फिक्स्ड एसेट के वैल्यू है ना, फिक्स्ड एसेट का जो अमाउंट है उसी में ऐड होगा। जब आप परचेस कर रहे हो ना, मान लो आपने 1 लाख का 90,000 का आपने मशीनरी परचेस की और 10,000 आपने उसके रिपेयर पे पे किया, तो रिपेयर एक्सपेंस है, तो आप रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। आप जो 10,000 है वो मशीनरी के अकाउंट में ही आप डाल दोगे। मशीनरी के अकाउंट में क्यों डालोगे? क्योंकि एक्सपेंस नोट नहीं होते। फिक्स्ड एसेट के केस में एक्सपेंस अलग से हम नोट नहीं करते। अब बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। तो गुड्स गुड्स के केस में, दोनों केस में सेल के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस नोट होता है। तो गुड्स के केस में पीएनएल में प्रॉफिट या लॉस नोट नहीं, मतलब सेल में प्रॉफिट या लॉस नहीं नोट होता गुड्स के केस में। लेकिन फिक्स एसेट के केस में प्रॉफिट या लॉस नोट होता है। तो आप देख पा रहे हो एक चीज, यहाँ पे जो टिक है वो यहाँ पे क्रॉस है, और यहाँ पे जो क्रॉस है वो यहाँ पे टिक है, मतलब कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये दोनों जगह उल्टे चीजें हो रही है। जो यहाँ पे हाँ है वो वहाँ पे ना है, जो वहाँ पे ना है वो यहाँ पे हाँ है, ऐसा हुआ है। समझे आप? क्लियर? तो मैं फिर से एक ब्रश अप करता हूँ आपको कि गुड्स गुड्स के केस में एक्सपेंसेस अलग से नोट होते हैं। फिक्स एसेट के केस में एक्सपेंस अलग से नोट नहीं होते। तो एक्सपेंस का नोट ही नहीं होते? नहीं, एक्सपेंस नोट होते हैं, लेकिन वो वही फिक्स एसेट के अमाउंट में एड अप हो जाते हैं। और गुड्स के केस में प्रॉफिट या लॉस हम नहीं कैलकुलेट करते, बट जब आप फिक्स एसेट बेच रहे हो तब आप प्रॉफिट या लॉस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लॉस भी नोट करते हो। क्लियर? ये आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे है सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब आप फिक्स एसेट का सेल कर रहे हो, तो आप सेल कर रहे हो तो या तो आपको कैश आएगा इन हैंड, या तो आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब आप सेल कर रहे हो फिक्स एसेट, या तो आपका कैश अकाउंट, या फिर बैंक, या फिर डेटर, अगर वो क्रेडिट है तो अकाउंट आपका डेबिट होगा। इन केस अगर आप मशीनरी सेल कर रहे हो और आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस भी आपका डेबिट होगा। तो उसे हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को मैं एफ ए लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ये अकाउंट डेबिट होगा, लॉस है तो ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट होगा लॉस। टू टू आपका जो मशीनरी है फिक्स एसेट, मतलब वो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है ना, वो अब आप बेच रहे हो, इसलिए ये क्रेडिट होगा। जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट, कितनी बार आप फिक्स एसेट बेच रहे हो, और अब कितनी बार उसे, अगर आप बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हो या फिर आप बहुत अच्छे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप ज्यादा में भी बेच सकते हो। सेल्समैन क्या करते हैं? सेल्समैन यही तो करते हैं, ज्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में आपका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आपकी इनकम है, इसलिए वो प्रॉफिट क्या है? क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट है। तो जैसे हम उसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहते हैं, वैसे हम इसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मशीनरी है या फिर जो भी है, और फिर उसका अमाउंट आ जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन पास होती है। अब इसमें या तो लॉस होगा आपको या तो प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन मैंने दोनों का मिक्सअप करके आपको बता दिया। अब टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो अब जैसे मैंने बताया, हम कॉन्सेप्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये रहा और अब क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। वाह, नरेंद्र बुक्स में हमें जर्नलाइज करना है। April 1 को परचेज गुड्स फॉर 8,000
कैरेज ऑन परचेज 100 रुपीज। अब गुड्स है और ये कैरेज क्या है, कैरेज एक एक्सपेंस है। अब आप याद करो, गुड्स के केस में एक्सपेंस नोट होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो, गुड्स के केस में एक्सपेंस नोट होते हैं, मतलब कैरेज अलग से नोट होगा। तो April 1 आप परचेज कर रहे हो, गुड्स है तो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो गुड्स कौन से अकाउंट से आएगा, परचेज के अकाउंट से। अब तक तो आप समझ ही गए होगे, अब तक तो आप प्रो हो गए होगे, है कि नहीं? परचेज अकाउंट आपका है, अब कैरेज भी आप पे कर रहे हो, तो कैरेज अकाउंट आपका डेबिट होगा। लेकिन कौन सा कैरेज होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ये कैरेज इनवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये परचेज के टाइम पे है। ऐसे ही समझो कि ट्रक आपके अंदर आ रही है इन, तो इसलिए कैरेज इनवर्ड है ये। आप इनवर्ड कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड दोनों लिख सकते हो। ये डेबिट होगा क्योंकि ये भी आपका एक एक्सपेंस है। ये 100 रुपीज है और ये 9,000 रुपीज। 9,000 नहीं है ना, 8,000 है। तो आपने कैश कितना पे किया? 8,100। अब नरेशन लिख देना अब, ठीक है? यहाँ पे फिर June 8 को क्या हो रहा है कि June 8 को परचेज मशीनरी फॉर 14,500 फ्रेट ऑन परचेज। अब आप June 8 को आप मशीनरी परचेज कर रहे हो और आपने फ्रेट पे किया परचेज पे। फ्रेट क्या है, एक्सपेंस है फ्रेट। मशीनरी क्या है, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है। और मशीनरी फिक्स्ड एसेट के केस में क्या एक्सपेंस नोट होता है? नहीं, एक्सपेंस नहीं नोट होते हैं। मैंने कहा था ना, एक्सपेंस का अलग से अकाउंट नहीं बनता फिक्स एसेट के केस में। तो क्या एक्सपेंस नोट होंगे? नहीं, नहीं। क्या होगा कि ये जो एक्सपेंस है ना फ्रेट, ये अमाउंट हम इसमें मशीनरी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी व्हाट कम्स इन है, इससे मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। परचेज नहीं होगा डेबिट, क्योंकि मशीनरी है, गुड्स नहीं है। तो 14,500 से आप नॉर्मली करोगे, लेकिन यहाँ पे बताया है कि आपने फ्रेट भी पे किया है, इसलिए 14,500 नहीं होगा, ये 15,000 होगा। मतलब कि 14,500 प्लस 500, इसलिए ये 15,000 होगा। और आपने कैश कितना पे किया? क्या, अच्छा फिर आप चाहते हो तो बैंक भी लिख सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया, क्लियर कर दिया कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप या तो उसे कैश ले सकते हो या तो आप उसे बैंक ले सकते हो। अब है गुड्स सोल्ड फॉर 12,000, सेलिंग कमीशन पेड 600। आपने गुड्स बेचे, उसमें आपने क्या सेलिंग कमीशन, मतलब कोई एजेंट होगा, उसने सेल किया आपके गुड्स तो आपने उसे कमीशन दिया। तो कमीशन आपका एक एक्सपेंस है और ये आपके गुड्स सेल के टाइम पे हो रहा है। तो गुड्स के केस में एक्सपेंस क्या होता है, गुड्स के केस में एक्सपेंस नोट होता है। तो June 12 हम एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं और हमें कैश भी आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब आप सेल कर रहे हो तो कैश तो आएगा ही। आप कमीशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कमीशन आपका एक्सपेंस है, आप कमीशन पे कर रहे हो, देखो कमीशन पेड। और तो आपने सेल कितने की? आपने सेल की 12,000 की, तो आपको कैश, आपने 12,000 की सेल की। अब आपको जो कमीशन आया वो आप इसी इन्हीं पैसों में से दोगे ना, तो आप इन्हीं पैसों में से आप कमीशन दोगे। कमीशन क्या है, 600। अब आपको 12,000 आए सेल के, आप उसी सेल के पैसे से कमीशन दोगे ना, और कौन से पैसे से दोगे, है कि नहीं? तो आपको कैश कितना है, आपने आपको 12,000 है, ठीक है, ये 12,000 है। 12,000 में से आपने 600 आपको कमीशन से दे दिए,
तो जो बाकी के है वही तो आपके बिजनेस के अंदर आए, बाकी के 11,400 ही आए ना आपके बिजनेस के अंदर। समझे? क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट समझो, सोच, बस विजुलाइज करो। आपने सेल किया, आपने एक एजेंट को हायर किया था, वो गया, वो सेल किया, तो उसने 12,000 आपको दिए, उसमें से आपने बोला कि 600 तू ही रख ले, तो आपको इन टोटल कैश कितने आए? 11,400। 12,000 की तो सेल हुई, लेकिन आपने 600 का कमीशन भी तो पे किया ना। अब जून 23 को क्या हो रहा है कि फर्नीचर कॉस्टेड 20,000, सोल्ड फॉर 18,000। वाह, ब्रोकरेज भी आपने पे किया। ये एक्सपेंस है, ब्रोकरेज एक्सपेंस है। एक्सपेंस नोट होता है क्या? नहीं, लेकिन आपने ज्यादा अमाउंट में सेल किया, फर्नीचर फिक्स एसेट है, आपने ज्यादा अमाउंट सेल किया तो प्रॉफिट एंड लॉस नोट होता है। तो जून 23 को आपने आपको कैश कितना मिला? 18,000, सोल्ड फॉर 18,000, तो आपको कैश 18,000 मिला। ये ब्रोकरेज जो है वो आपका एक एक्सपेंस है, और आपको पता है कि एक्सपेंस नोट नहीं होता, तो ये एक्सपेंस यही इन्हीं फर्नीचर में एडअप होगा। तो टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फिक्स एसेट तो उस केस में था क्योंकि नाम नहीं था, लेकिन अगर आपका नाम है आपके पास तो आप वो ही नाम लगाओगे। अब फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर आपको 15,000 का है, 15,000 का आपका फर्नीचर, लेकिन उस पे 1,000 का आपको चार्ज भी तो कर रहा है, ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है ना, ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है। तो ब्रोकरेज क्या है? एक्सपेंस है, और फिक्स एसेट के केस में एक्सपेंस नोट होता है? नहीं, फिक्स एसेट के केस में एक्सपेंस नहीं नोट होता। इसीलिए ये जो ब्रोकरेज है ना, वो फर्नीचर के अमाउंट में आएगा, तो ब्रोकरेज फर्नीचर के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो अपने फर्नीचर कितने का पड़ा हमें? फर्नीचर 15,000 था, लेकिन ब्रोकरेज इंक्लूड हुआ तो 16,000। 16,000 का फर्नीचर था। हमें कैश कितना रिसीव हुआ? हमने उसे 18,000 में सेल किया, तो हमें 18,000 का कैश रिसीव हुआ, और 2,000 हमारा प्रॉफिट था, क्योंकि 2,000 ज़्यादा हमें मिले। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि ये जून ही होगा। जून 29 को, a business vehicle costing 35,000 was sold for 30,000, selling commission paid 900। इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी 35,000 की गाड़ी थी, लेकिन आपने उसे 30,000 में बेचा, मतलब आपका लॉस हुआ, आपने कम प्राइस में बेचा, और आपने सेलिंग कमीशन भी पे किया, तो ये आपके एक्सपेंस है, तो ये किसमें इंक्लूड होगा? ये आपके व्हीकल के इसमें ही इंक्लूड होगा। चार जगह अपन लिखते हैं। जून 29 आपको कैश मिला, कैश ही मानते हैं, आप बैंक भी लिख सकते हो वैसे तो। कैश हुआ, आपको लॉस भी हुआ। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, क्योंकि आप उसे बेच रहे हो ना। व्हीकल कितने की है? 35,900। 900 क्यों? 35,000 ही तो थी। क्या बताया? ये जो कमीशन है वो भी तो व्हीकल के अंदर ही कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स एसेट है, व्हीकल एक फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट के केस में एक्सपेंसेस अलग से नहीं नोट होते। और हमें कैश कितना मिला? हमें कैश 30,000 मिला है, और हमारा लॉस कितना है? लॉस है हमारा 5,900 का। सिंपल। ये लास्ट ट्रांजेक्शन थी, तो इसलिए आप टोटलिंग करके मुझे अमाउंट अमाउंट बता देना क्या आ रहा है कमेंट्स में। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राहुल। राहुल के ट्रांजेक्शन में, राहुल के बुक्स में हमें जर्नलाइज करना है, मतलब आप राहुल के अकाउंटेंट हो आप। तो गुड्स परचेज 20,000 और फ्रेट पेड 500, मतलब आपने गुड्स परचेज किए 20,000 के, और उस पे आपने क्या किया कि आपने 500 का फ्रेट पे किया। तो फ्रेट जो है वो गुड्स के केस में अलग से नोट होता है, इसलिए जुलाई 3 को
परचेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट, ये क्या इनवर्ड आएगा ना क्योंकि परचेस है, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कुछ नाम है ही नहीं तो कैश ट्रांजेक्शन है ये। 20,000 का गुड्स, 500 का कैरेज, 20,500। अब जुलाई 7 को क्या हो रहा है कि मशीनरी जो है आप वो परचेस कर रहे हो फॉर ₹30,000। आप मशीनरी को ₹30,000 के लिए परचेस कर रहे हो और आप उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस कर रहे हो। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है कि आप जब मशीनरी मंगाते हो अपने घर पे तो आप लगाते भी तो हो। जैसे आपने वॉशिंग मशीन मंगाया है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आपने वॉशिंग मशीन लगाया तो आप इंस्टॉल इंस्टॉल करने के लिए आप किसी को बुलाओगे, तो आप जिसको बुलाओगे उसको आप पैसे दोगे ना, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस कहते हैं। तो इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होता है या वो एक्सपेंस है आपका एक। और एक्सपेंस क्या हो गया मैंने फिक्स्ड एसेट के केस में वो मशीनरी में ही इंक्लूड होता है। इसलिए हम मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस के अंदर आ रहा है। अब तो ये आपका बाय हाथ का खेल हो गया होगा। हम कितने 4 घंटे से हम ये कर रहे हैं। 1 घंटा तो पार्ट 1, 2-3 घंटे पार्ट 1 और 1 घंटा अभी हो गया होगा ये पार्ट 2 का। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमने पे किया। तो मशीनरी सिर्फ 30,000 की नहीं है, मशीनरी है 30,900 की। और हमने कैश पे किया होगा क्योंकि कुछ नाम तो है ही नहीं। 30,900। अब नरेशन आप लिख देना कृपया करके। अगर आपको मार्क्स नहीं तो नरेशन आपको लिखना ही पड़ेगा। अब जुलाई 13 को क्या हो रहा है कि गुड्स परचेज्ड फॉर 25,000 फ्रॉम प्रिंस और कार्टेज पेड 300। आपने गुड्स परचेज किए तो कार्टेज जो है एक्सपेंस वो अलग से नोट होगा। और अब यहाँ पे प्रिंस नाम दिया हुआ है इसलिए ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैरेज है या फिर कार्टेज है? कार्टेज है। कार्टेज भी वही बैलगाड़ी को बोलते हैं। अब आप प्रिंस के बाद जा रहे हो तो बैलगाड़ी मिलेगी आपको, प्रिंस तो किंगडम के टाइम का होगा। कैरेज क्या है? ये इनवर्ड है क्योंकि परचेस है ना, परचेस के टाइम पे इनवर्ड होता है। टू प्रिंस क्योंकि यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ, मतलब दिया नहीं है कैश है कि नहीं और नाम दिया हुआ है। 25,300 और ये है 25,000। तो इसका टोटल आ रहा है 1,33,200 और 1,33,200। ये इसका टोटल आ रहा है। मैच करके बताना अगर सही है कि नहीं। देखो इस केस में क्या हो रहा है कि गुड्स जो है आप 25,000 का परचेस कर रहे हो और कार्टेज आप पे कर रहे हो, वो पेड है ऑलरेडी कार्टेज। मतलब कि आपने जो है ना ये कार्टेज को पे किया है, इसलिए यहाँ पे कैश भी आएगा। तो प्रिंस का अमाउंट 25,000 ही रहेगा क्योंकि प्रिंस से तो आप सिर्फ 25,000 का ही कैश परचेज कर रहे हो। लेकिन आप ये जो कैरेज है ना, कैरेज उसका आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, इसलिए आप कैश भी क्रेडिट करोगे क्योंकि कैश आपके अकाउंट से बाहर जा रहा है। चार, दो डेबिट और दो क्रेडिट हो रहे हैं। आप समझे क्यों? क्योंकि परचेज जो है, परचेज आप कर रहे हो प्रिंस से, ओके। कार्टेज जो है वो आपने पे किया हुआ है, देखो पेड 300, मतलब कि आपने ये जो पे किया है इससे आप कैश को क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि आपने पे किया हुआ है। अगर यही पे नहीं लिखा होता तो आप कार्टेज तो आप कैश को क्रेडिट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए आप कैश को क्रेडिट कर रहे हो।
अब जुलाई 20 को फर्नीचर कॉस्टिंग 9,000 सोल्ड फॉर 11,000 रिसीव्ड बाय डिमांड ड्राफ्ट। मतलब कि फर्नीचर था 9,000 का, वो आपको बेचा, आपने बेचा 11,000 में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, इसलिए आपने वो 9,000 की फर्नीचर अपने 11,000 में बेचा। और आपको पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से रिसीव। डिमांड ड्राफ्ट क्या है? डिमांड ड्राफ्ट कुछ नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट एक चेक की तरह ही समझो, और चेक को हम बैंक कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट को भी बैंक कंसिडर ही करना। ओके, तो जुलाई 20 को क्या हो रहा है? फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो, नहीं सेल कर रहे हो, और प्रॉफिट भी मिल रहा है आपको, वाह। तो आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश नहीं, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हो, तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। फर्नीचर बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट तो फर्नीचर के सेल पे हो रहा है ना आपको। अकाउंट, अब कितना कर रहे हो? आप रिसीव कर रहे हो 11,000, जबकि 9,000 का ही फर्नीचर है, तो बाकी का जो 2,000 है बाकी के, वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट है। जुलाई 24 को क्या हो रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000, सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड 500। तो सेलिंग एक्सपेंस अलग से आएंगे। यहाँ पे क्या है कि गुड्स आपके 12,000 के थे, आपने 15,000 में बेचे। अब आप क्या करोगे? आप यही बोलोगे प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, माइंड में आप याद करो, गुड्स के केस में गुड्स के केस में प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो हम क्या अमाउंट लगाएंगे? हम ये वाली अमाउंट ही लगाएंगे, 15,000 लगाएंगे, 12,000 हम नहीं लगाएंगे। हमने जिस अमाउंट पे बेचा हम वो अमाउंट लगाएंगे। मतलब हमने जिस अमाउंट पे बेचा हम वो वाला अमाउंट लगाएंगे। तो हमें कैश रिसीव हुआ, क्या डेट, क्या जुलाई 24। ओके, जुलाई 24 कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, क्योंकि वो हमने रिसीव किया टू, हमने सेल किया। सेल किया, क्या अमाउंट लगाओगे? 12,000 नहीं, हम 15,000 वाला अमाउंट लगाए। और हमारे एक्सपेंस भी इनकर्ड है, सेलिंग एक्सपेंस हमने इनकर किया, तो हम सेलिंग एक्सपेंस भी लगाएंगे। सेलिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस बता ही रहा है वो, टू सेल। सेल कितनी की थी हमने? 15,000 की सेल की। सेलिंग एक्सपेंस कितना इनकर हुआ? 500। और बाकी के 14,500 हमने कैश रिसीव किया। देखो, कैश रिसीव तो 15,000 आए, लेकिन हमने सेलिंग एक्सपेंस भी तो इनकर किया, तो हमने वो 15,000 में से 500 सेलिंग एक्सपेंस को दिया। तो वो इन इन टोटल कितना हुआ? इन टोटल हुआ वो 15,000 ही। अब आप नरेशन आप लिख देना खुद। जुलाई 29 को क्या हो रहा है? जुलाई 29 को प्रिंटर कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000, सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड। सेलिंग एक्सपेंस इनकर आपने किया 6,000, लेकिन प्रिंटर है तो प्रिंटर एक फिक्स्ड एसेट है, प्रिंटर गुड नहीं है आपका। प्रिंटर गुड नहीं है, इसलिए ये जो एक्सपेंस है वो प्रिंटर के अमाउंट में आएगा, और आपका प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आप कैश रिसीव कर रहे हो और डेबिट हो रहा है टू, प्रिंटर आप बेच रहे हो, प्रिंटर आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट है, और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रिंटर। कैश कितना रिसीव हो रहा है देखो,
15,000 आपको कैश रिसीव हो रहा है। 12,000 का प्रिंटर है, उस पे सेलिंग, लेकिन उस पे क्या लग रहा है आपको, सेलिंग एक्सपेंस लग रहा है 6,600, तो वो 12,600 का हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ 2,400 रुपये। 2,400 रुपये का आपका प्रॉफिट है। आपने जो ये बेचा ये उस पर आपका 2,400 रुपये का प्रॉफिट है, प्रिंटर। अब जुलाई 31st को क्या हो रहा है कि एन ऑफिस अलमीरा, मतलब कबट होता है, अलमीरा मतलब कबट, कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 13,000। ऑफिस में कबट होगा, वो पुराना हो गया तो आपने सोचा बेच देता हूँ, तो 15,000 का कबट था, लेकिन आपने उसे 13,000 में बेचा, क्योंकि वो डेप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग एक्सपेंस जो इनकर कर रहे हो आप, वो 500 आप सेलिंग एक्सपेंस इनकर कर रहे हो। ओके, आप अलमीरा बेच रहे हो और सेलिंग एक्सपेंस है, तो मतलब फिक्स एसेट पे सेलिंग एक्सपेंस नहीं होता, तो अमाउंट में ही सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। आप लॉस भी बेयर कर रहे हो ना। जुलाई 31st को कैश मिल रहा है आपको, अलमीरा बेच रहे हो आप, लॉस भी आप बेयर कर रहे हो, लॉस ऑन सेल ऑफ अलमीरा। टू अलमीरा, क्योंकि वो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, वो आपका एक फिक्स एसेट है। अलमीरा कितने का है, अलमारी अलमीरा जो भी आप कह सकते हो, 15,000 का है, लेकिन उस पर 15,500 लगेगा, एक्सपेंस इनकर होगा उस पर। 15,500 का है। आपको कैश कितना मिला, आपको सिर्फ 13,000 कैश मिला, बाकी का 2,500 रुपये आपका लॉस है कि नहीं, लॉस है ना आपका। तो ये लास्ट था, अब आप टोटल कर देना और आप कमेंट्स में बता देना आंसर, मतलब मैच कर देना, मैं भी टोटल कर रहा हूँ आपके साथ। अब हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस के केस में मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस क्या होता है, कि एक्सपेंस एक्सपेंस इनकर होता है, मतलब आप एक्सपेंस करते हो, तो इसमें तीन केस होते हैं। आपने एक्सपेंस करा और पे भी कर दिया। आपने एक्सपेंस करा मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल आया, तो एज सुन एज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, आपने उसे पे कर दिया, ऑन द स्पॉट आपने पे कर दिया, बिल इनकर हुआ, पे कर दिया। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेंस हुआ लेकिन पे नहीं किया। एक्सपेंस तो हुआ, आपने एक्सपेंस किया, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की बहुत बराबर अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे नहीं किया। दूसरा क्या है, एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस नहीं हुआ, फिर भी आपने उसे पे कर दिया। मान लो कि आप बिजनेस खोल रहे हो और आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो होगा ही, एक काम करता हूँ मैं, अगले महीने का जो बिल आएगा ना, जो भी बिल आएगा, तो उसका मैं 10,000 रुपीज अभी दे देता हूँ, अगर ज्यादा आया तो वो एडजस्ट कर लेंगे, और अगर कम आया तो मैं और ज्यादा पे कर लूंगा। समझे आप, मतलब आपको पता है आपका फिक्स बिल आता है, मान लो कि आपके ऑफिस में फिक्स बिल आता है, हर हर महीने 10,000 रुपीज आता ही है फिक्स। तो आपने सोचा कि एक काम करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ का जो है वो भी मैं अभी पे कर लेता हूँ। मतलब आपने खर्चे तो किए नहीं, नेक्स्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया आपने, नेक्स्ट मंथ की इलेक्ट्रिसिटी अभी थोड़ी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया पहले। तो ये तीन केस है और ये तीन केस हम पढ़ते हैं। तो इसमें है सबसे पहले एक्सपेंस पेड, मतलब ये फर्स्ट केस है, इसमें आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हुआ और आपने ऑन द स्पॉट पे कर दिया, या तो आपने कैश से पे किया या फिर आपने बैंक से पे किया।
तो सिंपल, ये तो एक्सपेंस हुआ और आपने एक्सपेंस पे कर दिया, जो भी एक्सपेंस है, सैलरी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को हम एक्सपेंस पेएबल भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपका बिल आया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा कि आपका एक्सपेंस आया, यस आपका एक्सपेंस आया, एक्सपेंस अकाउंट तो आपका डेबिट हो गई। अब अगर आप पे करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, आपने तो यहाँ पे पे किया ही नहीं है, इसलिए कैश नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, या फिर आप एक्सपेंस पेएबल भी लिख सकते हो, इसे दो नाम से जाना जाता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट और अकाउंट। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्यों आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और ये समझो कि लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, जो भी लाइबिलिटी वो क्रेडिट होती है, और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी भी आपको पता है क्या है, लोन और वो सब, वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसलिए एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होती है। वरना आप ये भी समझ सकते हो कि आप कैश तो पे नहीं कर रहे, तो इसलिए आप एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर रहे हो, या फिर आप एक्सपेंस पेएबल भी लिख सकते हो, आप जो चाहो आप लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग या फिर पेएबल। आप है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये थर्ड केस है। क्या बताया था मैंने कि आपने पहले से ही एक्सपेंस पे कर लिया, तो इस केस में आपने पे किया, तो आपने पे किया तो आपने या तो कैश से पे किया या फिर आपने चेक या फिर बैंक से पे किया, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, आपने अमाउंट पे किया होगा। अब डेबिट क्या करोगे, आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है ही नहीं, आपने एक्सपेंस तो किया ही नहीं है ना, तो इसलिए डेबिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस, हम प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से डेबिट करते हैं। एक्सपेंस हम तब डेबिट करते हैं जब ये महीने का होता है और हमने एक्सपेंस किया होता है, हमने एक्सपेंस किया ही नहीं है, तो इसलिए ये एक्सपेंस के नाम से नहीं बल्कि प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से डेबिट होता है। और आप ये भी समझ सकते हो कि प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, इसीलिए वो डेबिट हो रहा है, और जो भी चीज डेबिट हो रही है वो एसेट है, जो एसेट है वो हमेशा डेबिट होगी, ये भी आप समझ सकते हैं। जो भी चीज क्रेडिट हो रही है वो लाइबिलिटी नहीं है, नॉट नेसेसरी, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है। क्लियर। अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस में डी है कि एक्सपेंस पेड बाय थर्ड पार्टी। अब ये क्या है ये मैं बताता हूँ। मान लो कि आपकी एक अच्छी सी दुकान है, ये आपका बिजनेस है, मान लो ये सीबीएच है, उसके जस्ट पास में एक और है आपका नेबर्स, एक और शॉप है, ऑफिस है मान लो, ये आपके नेबर्स है। क्या हुआ कि बहुत आप पढ़ाई कर रहे हो और आप फिर वेकेशन पे गए, आप मतलब सीबीएच के अकाउंटेंट हो, तो मैं वेकेशन पे गया, मैं वेकेशन पे गया, तो अब क्या हुआ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर हम पे नहीं करते तो फिर वो चार्ज करता है और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और सब, और मेरे नेबर्स के साथ अच्छा संबंध है और नेबर्स है तो हम बातचीत होती रहती है, तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन किया, मैंने मेरे नेबर्स को फ़ोन किया, बोला कि यार भाई मेरा बिल आया है, आप वो उस आदमी को पे कर लोगे क्या मेरा बिल, क्योंकि क्या है कि मैं अभी नहीं हूँ, मैं अपनी दुकान पे नहीं हूँ, और मेरा बिल अगर मैंने नहीं भरा तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फिर उसके ऊपर, और मेरी बिजली काट देंगे, और फिर मेरा बिजनेस ऐसे चलेगा। आप अकाउंटेंट हो, आपने तो देखा कि यार ये तो ट्रांजैक्शन हो रही है, आप तो सीसीटीवी हो ना बिजनेस के, आपने देखा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आपने तो ये नोट करना पड़ेगा, तो आप ये कैसे नोट करोगे। अब एक्सपेंस पेड बाय थर्ड पार्टी में क्या होता है कि एक्सपेंस तो हो रहा है, एक्सपेंस तो हो रहा है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही, जो भी एक्सपेंस है, क्या आप पे कर रहे हो, नहीं आपने तो पेमेंट किया ही नहीं है, आप पे नहीं कर रहे ना, कौन पे कर रहा है, थर्ड पार्टी पे कर रहा है, तो थर्ड पार्टी का नाम आएगा पार्टी
अकाउंट, तो इसलिए थर्ड पार्टी क्रेडिट होगा क्योंकि वो पे कर रहे हैं। अब ये पे कर रहे तो आप समझ गए, लेकिन आप पूछोगे यार भैया इसमें कौन सा रूल लग रहा है? तो इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें ना ये लग रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी जो है वो आपके क्रेडिटर है कि नहीं? क्रेडिटर है ना आपके, वो अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा उनको। ऐसा तो नहीं है कि वो पे कर रहे हैं और वो फ्री में पे कर रहे हैं। फ्री में तो पे नहीं कर रहे ना, ऑफ कोर्स आपको पे करना ही पड़ेगा, तो आपके क्रेडिटर हुए। तो क्रेडिटर है ना, इसलिए क्रेडिटर जो होता है वो क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है, और डेटर जो है डेटर हमेशा डेबिट होता है। ये वैसा ही है जैसा लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट हमेशा डेबिट होती है। वैसे ही कॉन्सेप्ट है, वैसे ही समझो आप कि क्रेडिटर जो है वो हमेशा क्रेडिट होंगे और डेटर जो है वो हमेशा डेबिट होगी। तो वो हमारे थर्ड पार्टी क्रेडिटर है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। और उसके अलावा आपने एक्सपेंस इनकर हुआ, आपने पे तो नहीं किया, थर्ड पार्टी ने पे किया, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब आपने आपके नेबर्स ने आपके लिए पे किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके नेबर्स बाहर गए हो और आपने उनका पे किया हो। क्या हुआ कि आपकी शॉप, आपकी नेबर्स की शॉप, अब आपके नेबर्स बाहर गए छुट्टी पे, क्यों वो नहीं जा सकते हैं? तो आपके नेबर्स गए बाहर, तो आपके नेबर्स ने क्या कहा कि आया, उनका बिल आया, तो उन्होंने आपको फोन करके बोला कि यार सीबीएचएल है भैया, आप प्लीज पेमेंट कर दो। अब आप तो बैठे थे यहाँ पे अकाउंटेंट सीसीटीवी बन के, आपने कहा ये तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या कहा कि आपने ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की, और ये कैसे रिकॉर्ड करोगे आप कि आपने पेमेंट किया, मतलब आपने कैश पे किया या फिर आपने बैंक के थ्रू पे किया होगा, जो भी अमाउंट है। क्या ये आपका एक्सपेंस है? नहीं, तो एक्सपेंस क्यों डेबिट होगा? यहाँ पे थर्ड पार्टी डेबिट होगा। आपका एक्सपेंस हो रही है ये अगर बिल आ रहा है तो ये बिल आपका एक्सपेंस हो रही है, वो तो नेबर्स का है ना, ये तो नेबर्स का बिल है, तो आप क्यों भरोगे उसका? तो इसीलिए हम थर्ड पार्टी को डेबिट करते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि हम थर्ड पार्टी को डेबिट इसलिए करते हैं कि थर्ड पार्टी हमारा डेटर है, हमने उसको पैसे दिए, अब उसे हमें फिर से पैसे लौटाने पड़ेंगे ना, इसलिए वो हमारा डेटर है, इसलिए हम डेबिट करते हैं। मैंने बताया था ना, डेटर डेबिट होता है और क्रेडिटर क्रेडिट होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। जो केस एक्सपेंस के साथ है वही केस आप के साथ समझते हैं। इनकम जो है वो आप अर्न करते हो, इनकम आप अर्न करते हो, इजंट इट? तो एक केस है कि आपने इनकम अर्न की और आपने तभी इनकम रिसीव भी कर दी। समझे आप? आपने इनकम अर्न की, आपने दिन भर मेहनत, आपने सैलरी कमाई, पूरा साल आप पूरे महीने आपने मेहनत की, आपने आपके बॉस ने आपको सैलरी दी, आपने मेहनत की, इनकम अर्न किया और आपको सैलरी मिल भी गई। और दूसरा केस क्या होता है, आपने इनकम अर्न की लेकिन आपने रिसीव नहीं की। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, आपको सैलरी देने का डेट आ गया, आज है, आप आज टाइम है आपको सैलरी मिलने का, लेकिन आपको सैलरी मिली नहीं अभी तक। आज की क्या, 2 महीने की सैलरी मिली नहीं है आपको। ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि अनअर्न्ड है, मतलब आपने अर्न नहीं की सैलरी लेकिन आपको रिसीव हो गई है। समझे आप? ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने महीना काम किया ही नहीं, लेकिन वो काम करने से पहले आपको सैलरी मिल गई। जैसे कि मानो कि आपको आपकी कोई इमरजेंसी है घर पे, तो आपने क्या किया, आपने बॉस को बोला कि यार मुझे अभी पैसे दे दे, मैं पूरा महीना काम करूँगा तो फिर तुम्हें सैलरी में से कट कर देना। मतलब आपको सैलरी पहले से मिल गई ना, आपने अर्न तो किया नहीं,
अर्न कब करोगे? जब आप काम करोगे, ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे एक्सपेंस के 3 केस थे, वैसे ही सिमिलर केस है इनकम के, और सिमिलर एंट्रीज भी बनती हैं इनकम के लिए। तो सबसे पहला है इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड क्या है? सिंपल है, आप इनकम अर्न कर रहे हो और आप रिसीव भी कर रहे हो। मतलब या तो आप कैश या फिर चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट, तो उसमें हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। उसके थ्रू आपको मिलेगा पैसे, और वो कौन से पैसे हैं? वो आपके इनकम के पैसे, तो इनकम आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये केस तो सिंपल है, समझ आ ही गया होगा आपको। आपने इनकम मिली और आप जैसे कमीशन है, तो आपको कमीशन कमीशन रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कमीशन आपको रिसीव हो गया ऑन द स्पॉट, जो भी अमाउंट है। सिंपल। अब है दूसरा इनकम अक्रूड या फिर इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं हम इसे अक्रूड या फिर रिसीवेबल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने इनकम कमाई बट आपको मिली नहीं अभी तक। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इनकम मिलती तो क्या होता? कैश या फिर बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता, और बदले में क्या होता? टू इनकम। लेकिन इसमें आपको पैसे तो मिले ही नहीं है, तो यहाँ पे कैश का तो कोई सीन आता ही नहीं है, बल्कि आपकी इनकम अक्रूड हो गई, मतलब इनकम रिसीवेबल। ये डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि कैश नहीं मिल रहा है इसलिए इनकम हो रहा है तो ठीक है, वरना अगर आपको ऐसे समझना है तो इनकम अक्रूड जो है ना वो आपका एसेट है, क्योंकि आपको मिलेगा ना, फ्यूचर में आपको मिलेगा वो पैसे, इसलिए वो आपके एसेट है, और इसीलिए ये डेबिट होता है। मैंने क्या बताया? एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट, और डेटर हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट। क्रेडिटर में ही क्रेडिट आया यार, वो क्रेडिट ही होगा ना, ऑफ कोर्स, दोगला थोड़ी है वो। तो फिर अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो भी है। इस केस में अगर हम कमीशन की बात करें, आपको कमीशन, फिर से एग्जांपल ले कमीशन का, तो क्या होगा कि कमीशन अक्रूड होगा, क्योंकि आपको कमीशन मिला तो नहीं है, जबकि आपके अर्न कर दिया है। कमीशन अक्रूड या फिर, चलो इस बार लिखते हैं कमीशन रिसीवेबल। हम रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, अक्रूड भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। आपका कमीशन रिसीवेबल है और ये आपका इनकम है, तो इसलिए टू कमीशन, जो भी अमाउंट है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। कमीशन कमीशन का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, अब ये थर्ड वाला जो है वो सेम थर्ड वाला केस की तरह है। इनकम आपने रिसीव कर दी एडवांस में। मतलब पता है क्या होता है कितनी बार कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप पे इमरजेंसी आ गई घर पे, तो पता है कितनी बार आपको एडवांस में मिल जाता है पैसे, सैलरी आपको एडवांस में मिल जाती है। क्यों एडवांस में मिलती है? क्योंकि आपने मांगा होगा या फिर, लेकिन वो आपकी अर्नड नहीं है। जो आपने एडवांस में सैलरी मिली ना, वो आपकी अर्नड है क्या? आपने कमाई? आपने कुछ काम किया ही नहीं है यार, कमाओगे कैसे आप? क्योंकि वो आप पूरा महीने काम करोगे फिर आपको सैलरी मिलती है, यही सिस्टम है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपको जल्दी मिल गई सैलरी, आपने काम तो किया ही नहीं, तो तब आपकी लायबिलिटी बन जाती है। अब ऑब्लिगेशन है, आपको काम करना पड़ेगा, अब आपको पैसे मिल गए, अब आपको काम करना पड़ेगा, ये तो लायबिलिटी है। खैर, इसकी एंट्री क्या होगी कि नॉर्मली तो आपको कैश या फिर बैंक के थ्रू पैसे मिले हैं, मिले ही है ना, आपको रिसीव हुआ है, तो ये तो डेबिट होगा, जो भी अमाउंट है। लेकिन क्या अगर नॉर्मली होता, नॉर्मली फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला था हमने कि हमने इनकम को क्रेडिट किया था, लेकिन भाई ये तो आपकी इनकम है ही नहीं, इनकम कहाँ से हो गई आपकी? आपने तो कुछ काम किया ही नहीं, इससे ये इनकम नहीं होगा, और ये होगा टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
या फिर इनकम इन एडवांस भी हम कह सकते हैं इसे। तो हम इसे इनकम इन एडवांस ही कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर इनकम इन एडवांस सेम ही है, सिमिलर ही है, दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप पूछ रहे होंगे कि इनकम इन एडवांस क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि इनकम इन एडवांस ने क्या बताया, लाइबिलिटी है। इनकम आपको जो रिसीव हुई है एडवांस में, वो आपकी लाइबिलिटी है ना, आपने कुछ काम तो किया नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट हो रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। उसके अलावा आप ये समझ सकते हो कि इनकम तो क्रेडिट नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी इनकम तो अर्न नहीं की, इससे इनकम इन एडवांस क्रेडिट हो रही है, क्योंकि आपने रिसीव किए इन एडवांस। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। अब पता है एक्सपेंस के टाइम पे अपने नेबर ने एक्सपेंस पे किया था, तो वही सेम स्टोरी रिविजिट करते हैं। ये सीबीएच और ये सीबीएच के नेबर्स। अब क्या हुआ कि मैं सीबीएच जो चलाता है, मैं गया वेकेशन, मैं गया मस्त शिमला मनाली घूमने। और क्या हुआ कि मैं शिमला गया, तो तब तो आप तो थे ही, सीसीटीवी तो आप हो ही, तो आप तो सब चीज रिकॉर्ड करोगे। और क्या हुआ कि उतने टाइम में मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, उस पे मुझे कमीशन मिला। कमीशन मिला। अब कमीशन में हुई नहीं, तो पैसे कौन कलेक्ट करेगा मेरे कमीशन के? तो मैंने क्या किया कि मैंने लगाया फोन अपने नेबर को। मैंने बोला कि यार, अब नेबर, अब हमारी तो अच्छी बातचीत भी है, और क्या है, मेरे पैसे आ रहे हैं, तो तू पहले मैंने तूने मेरे पैसे भरे थे, अब काम कर, तू मेरे पैसे ले ले, कलेक्ट कर ले। उसने बोला कि पैसे कलेक्ट करने की बात है तो ले ही लेता हूँ मैं, क्या ही फर्क पड़ता है। उसने बोला ठीक है, मैं ले लूंगा पैसे। अब पैसे लेने के लिए कोई ना नहीं बोलता, पैसे भरने के लिए जरूर कोई ना कह सकता है। ये क्या है कि ये आयरॉनिक है बहुत। तो उन्होंने पैसे कलेक्ट किया, तो अब इसमें क्या एंट्री पास होगी कि क्या मुझे कैश मिला, मेरे बैंक मुझे कैश मिला है, फिर मेरे बैंक में पैसे आए? नहीं आए पैसे। पैसे तो थर्ड पार्टी ने रिसीव किया ना। तो थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है, उससे मेरे पैसे रिसीव किए, और पैसे किस चीज के थे? कमीशन। कमीशन तो मेरी इनकम है ना, मतलब कमीशन नहीं, जो भी इनकम है। अब इस केस में कमीशन था, तो कमीशन हम लगा देते हैं इनकम की जगह। और सेम केस है, अब हमारे नेबर्स जो है वो बाहर चले गए, वो वेके मनाने चले गए, और सीबीएच में हम तो काम कर ही रही है, और तुम्हें तो हर रोज काम करना ही है। यार मैं भी काम कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, काम तो मैं भी कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि हम वो बाहर चले गए हमारे नेबर्स, एंड अब उनके पैसे आए, उनके बिजनेस के, उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उनको कमीशन मिला। अब वो उन्होंने हमें फोन किया, तो हमने बोला कि पैसे, मैंने बताया था पैसे लेने की बात आती है जब, तब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। हमने भी बोला कि ठीक है, हम ले लेंगे पैसे, हमें क्या दिक्कत है। तो अब क्या हुआ कि हमने हमारे अकाउंट में कैश या फिर अगर चेक है, तो वो आया, कैश आया हमारे अकाउंट में, हमने कैश रिसीव किया। लेकिन क्या वो हमारा था? क्या हमें कमीशन मिला है? हमें थोड़ी कमीशन मिला है यार, वो तो थर्ड पार्टी का है ना। तो थर्ड पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे कि उनका कैश है, उनका बेसिकली कमीशन है, और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट से हम कर देंगे। अब यहाँ पे कमीशन था, तो आप थर्ड पार्टी का जो नाम है ना वो आएगा, कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि कमीशन से आपको लेना देना है ही नहीं, आपका थोड़ी है। आपका होता तब वो इनकम की जगह कमीशन या कुछ आता। यहाँ पे तो आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपका नहीं है, वो किसी और का है, और आपको लौटाना पड़ेगा, इसीलिए आप उसे क्रेडिट कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करते इसे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ करीना। ओके, रेंट पेड, रेंट पे किया इन्होंने, तो रेंट तो इजी है, सिंपल है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, और सितंबर 1 को एक्सपेंस
इनकर कर रहे हैं हम। सितंबर 1 को ही एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं यार। सितंबर 1 रेंट पेड, तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट होगा। रेंट अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है और हमने कैश से पे किया। ये एक्सपेंस तो क्या है, हम ऑन द स्पॉट ही पे कर लेते तो और वैसे भी कोई नाम दिया ही नहीं है, तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन ही है। फिर है सितंबर 4। सितंबर 4 का क्या ट्रांजैक्शन है? रेंट ड्यू बट नॉट पे। रेंट ड्यू मतलब कि आपको रेंट भरना था लेकिन आपने पे नहीं किया, मतलब ये तो रेंट पेएबल है। आप ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया, तो ये रेंट पेएबल है। तो इस केस में क्या है, रेंट तो आपको भरना ही है, रेंट तो आपका एक्सपेंस है ही, लेकिन आपने पे किया नहीं, आपने पे नहीं किया तो कैश तो होगा ही नहीं, तो इसलिए रेंट पेएबल या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपकी एक लाइबिलिटी है, आपको पे करनी है, ऑब्लिगेशन है, आप कब पे करोगे, इसलिए ये क्रेडिट होता है। अमाउंट क्या है? 7,300 रुपए का ड्यू है यार, कब क्लियर करोगे? करीना जी को क्लियर करने के लिए बताना ही पड़ेगा अपन को। अब है सितंबर 18। सितंबर 18 को क्या सीन है, देखते हैं वो भी। सितंबर 18 को ऐसा सीन है कि रेंट हमने रिसीव किया, इनकम है हमारी रेंट। रिसीव मतलब हमने रिसीव किया, देखो दो है, यहाँ पे था रेंट पेड, यहाँ पे रिसीव्ड। तो रेंट ही आएगा लेकिन रेंट रिसीव्ड के टाइम पे वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कोई इनकम बन जाती है। जब आप पे कर रहे हो ना, तब वो आपका एक एक्सपेंस है, इसलिए रेंट डेबिट होता है। लेकिन रिसीव के टाइम पे वो आपकी एक इनकम बन जाती है, और जब इनकम बनता है कोई कोई भी चीज, तो वो आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, क्रेडिट होता है यार वो। और आपको मेरी टीचिंग कैसे लग रही है वो भी आप फीडबैक मुझे ज़रूर देना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हो या फिर कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, बिना हेजिटेशन के। रेंट रिसीव कर रहे हो आप, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा आपका। आप बैंक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। टू रेंट अकाउंट, क्या अमाउंट है? 18,000। ये भी है 18,000। नरेशन आप खुद लिख लेना। फिर है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कि रेंट ड्यू था, रेंट आपको मिलने वाला था बट आपको मिला नहीं। आपने रेंट कमाया, मतलब आपने रेंट पे कुछ दी होगी, आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी और डेट आ गई, मतलब मंथ एंड आ गया, उसको पैसे देने थे टेनेंट को, लेकिन टेनेंट ने आपको पैसे नहीं दिए, मतलब ये रेंट रिसीवेबल का केस है। तो क्या आपको पैसे मिले? ये सितंबर 14 नहीं होगा, ये बेसिकली इंटरचेंज हो गया है, बट आप समझ जाना। तो क्या है कि मैं सितंबर 18 लिख रहा हूँ क्योंकि क्रोनोलॉजिकल होता है ना, जर्नल एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल होती है, तो हम ऐसे सितंबर 14 को 18 के बाद नहीं लिख सकते, हमें ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है, डेट के ऑर्डर में लिखना पड़ता है। सितंबर 18 को क्या हुआ कि हमें रेंट रिसीवेबल है, क्या हमें कैश मिला? नहीं, कैश तो नहीं मिला, इसलिए रेंट रिसीवेबल डेबिट होगा। और रेंट रिसीवेबल इसलिए भी डेबिट होगा क्योंकि रेंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, हमें फ्यूचर में मिलेगा ना, तो ये तो हमारा एक एसेट है। टू रेंट, क्योंकि रेंट तो आपको इनकम है ना आपकी, तो वो तो क्रेडिट ही हो गई। क्रेडिट होगी कितनी? 9,000। ओके, सितंबर 18 वाला भी खत्म। सितंबर 19 को क्या है, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या हो रहा है कि आपका, आपने मानो कि आपके बिजनेस खोलने के लिए आपने एक रेंट पे आउटलेट खोला है, उसका क्या किया आपने, नेक्स्ट ईयर का भी रेंट अभी भर दिया। नेक्स्ट ईयर का आपने यूज किया आउटलेट? नहीं यूज किया ना आपने, मतलब कि आपने एक्सपेंस को प्रीपेड किया है, पहले से पे कर दिया, एडवांस में पे किया है, तो इससे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। तो सितंबर 19 को
कैश अकाउंट डेबिट होगा, आप बैंक भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। टू प्रीपेड रेंट होगा या फिर रेंट पेड इन एडवांस। प्रीपेड क्यों? क्योंकि आपने यूज तो किया नहीं ना, आपने नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया, तो इसलिए वो प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले, जैसे होता है ना प्री मैच इंटरव्यू, मतलब कैसे कि मैच से स्टार्ट होने से पहले, तभी प्री मतलब कि उसके पहले आप यूज कर रहे हो उसके पहले, तो इसलिए प्रीपेड, आपने उसको पहले से पे कर दिया है एक्सपेंस को। अमाउंट है 10,000 रुपीज। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपको पता है कि मैं ओपन टू डाउट्स हूँ। कोई भी डाउट हो, बेसिक का बेसिक डाउट भी मैं आपको क्लियर करूंगा। September 22nd। देखो ये चैप्टर है ना, मुझे पता है लेंथी जा रहा है, बहुत लेंथ जा रहा है, आप सोचोगे क्या है यार इतना लंबा, तो मैंने टेंथ में पूरी टेंथ में इतनी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जर्नल अगर आपने जीरो से हीरो कर दिया ना, तो आपको आगे कोई भी चैप्टर, मतलब आपको इतना इजी लगेगा ना सब चैप्टर आगे के, कि आप बोलोगे कि ये क्या अकाउंटिंग, क्या क्यों डरते मेरे सीनियर्स, आप ऐसा बोलोगे। तो 22nd को है रेंट पेड फॉर द लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर आपका रेंट आउटस्टैंडिंग हुआ होगा और अब आपने उसे पे किया। लास्ट ईयर का रेंट आप अभी पे कर रहे हो, मतलब वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया होगा ना। लास्ट, मान लो ये लास्ट ईयर है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का पीरियड है। लास्ट ईयर के पीरियड में यहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग का एंट्री डाल दी। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपने पे किया है वो आउटस्टैंडिंग को, जो लाइबिलिटी है ना, अब आपने क्लियर की है। तो उस केस में क्या होगा कि September 22nd को आपने रेंट जो आउटस्टैंडिंग है ना, वो आपने पे किया है। आपका रेंट तो है, वो रेंट है, लेकिन वो ये साल का नहीं, वो लास्ट ईयर का है, इसलिए वो राउंड रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा। क्योंकि सुन समझो, आपने लास्ट ईयर तो आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री पास की होगी, ये वाली एंट्री आपने पास की होगी लास्ट ईयर। अब क्या हुआ कि अब आपका पे करने का टाइम आ गया, तो आप ये जो रेंट पेएबल है ना, जो आपने क्रेडिट किया, आप पे कर रहे हो ना अब, तो इसलिए आप ये क्रेडिट वाले को डेबिट कर दोगे। आप डेबिट क्यों करते हो? क्योंकि समझो, डेबिट और क्रेडिट का नेचर क्या है, आप ये समझो, क्योंकि वो कुछ नहीं है, डेबिट कुछ नहीं है, क्रेडिट कुछ नहीं है। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली ऐसे समझो कि कॉइन के दो पहलू है। जैसे हेड्स और टेल्स होते हैं ना, हेड्स का क्या मतलब है, कुछ नहीं होता ना, टेल्स का क्या मतलब है, कुछ नहीं। वैसे ही डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब अगर आपने रेंट को क्रेडिट कर दिया और अब आप उसे पे कर रहे हो, मतलब कि अगर आपने पे किया और आपने इसको डेबिट नहीं किया, तो ये बताता रहेगा, आपके बुक्स में बताता रहेगा कि आपने रेंट पे नहीं किया अभी तक, वो क्रेडिट ही है, मतलब आपकी लायबिलिटी है रेंट। तो इसीलिए लायबिलिटी आप पे कर रहे हो ना, तो खत्म करने के लिए आप इसे डेबिट कर लेते हो, नलीफाई करने के लिए। अब अगर आप सेम अमाउंट से करोगे, तो सेम अमाउंट से खत्म होता जाएगा। ये आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी सीखोगे, जो कि आपके आगे चैप्टर आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। अगर आप समझ सको तो कोई बात नहीं, वरना हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। टू कैश, आप कैश से पे कर रहे हो, चलो आ जाओ, अब मैं बैंक यूज करता हूँ, आप भी बोलोगे कि यार कैश यूज कर रहे हो, बैंक यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। September 22nd, रेंट पेड फॉर द लास्ट ईयर 13,000 का रेंट ड्यू था, जो कि हमने ये साल पे किया। अब आपको पे करना ही तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि ये आपने रेंट है तो आपने पे किया ही नहीं है, ऑफ कोर्स पे तो करना ही पड़ेगा आपको। अब है September 25 को रेंट रिसीव फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब क्या हुआ, आपने अपनी जो लैंड है, वो आपका जो घर, आपका जो, हाँ लैंड है, आपकी शॉप है, मान लो आपने एक शॉप परचेज की, आपने वो शॉप को रेंट पे लगाया, तो वो टेनेंट ने नेक्स्ट ईयर का रेंट आपको अभी से दे दिया। उसे बोला कि देखो नेक्स्ट ईयर भी मैं यूज करूंगा ही, नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट हो ना हो, अभी मेरे पास बहुत है, आप ले लो। मैं बोला ठीक है यार, बहुत अच्छा टेनेंट है तू तो। बोला कि आप ले लो, तो क्या किया मैंने उससे पैसे अभी से ले लिए, मतलब मैंने रिसीव कर दिए इन एडवांस।
मेरा लैंड तो उसने यूज की नहीं है ना, अगले साल का लैंड अभी से कैसे यूज कर देगा वो, लेकिन उसने रेंट अभी से दे दिया, तो इसलिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का केस है। मैं रिसीव कर रहा हूँ ना इस केस में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। आप ये समझो, रिसीव हमेशा इनकम होती है और पेड हमेशा आपका एक्सपेंस होता है। आप पे करते हो तो एक्सपेंस ही होता है, और आप रिसीव करोगे, मान लो आपने पॉकेट मनी रिसीव की, मतलब आपको पैसे मिले, इनकम है वो आपकी, ऐसे समझ सकते हो आप। रेंट रिसीव फॉर द नेक्स्ट 12,000 है, तो आपको कैश तो मिला, या फिर मान लो बैंक ले लेते हैं, आप बोलोगे फिर से कि फिर से कैश ले लिया आपने, क्या ऑब्जेक्शन है आपको कैश से? मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कैश से, इसलिए बैंक ले लेते हैं। और क्या होगा, क्रेडिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि आपको एडवांस में मिली है ये इनकम, आपकी इनकम नहीं है ये, लेकिन आपने एडवांस में मिली है, इसलिए इनकम रिसीव्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप रिसीव्ड का फुल फॉर्म भी लिखो ना, इन एडवांस अकाउंट। और क्या होगा इसका 12,000, क्या डेट है, डेट देख लेते हैं, डेट है 25 सितंबर। ओके, नेक्स्ट एंट्री है September 30 को, रेंट रिसीव्ड फॉर द लास्ट है। अब क्या हुआ कि अब कोई दूसरा टेनेंट था, उसने क्या किया, लास्ट ईयर का रेंट आपको दिया नहीं, आपको लास्ट ईयर का रेंट दिया नहीं, और अब इस साल में उसने लास्ट ईयर का रेंट दिया, मतलब आपने कर दिया होगा, अक्रूड रेंट कर दिया होगा, आपने रेंट रिसीवेबल की एंट्री पास कर दी होगी, जैसे आपने यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे आपने पास की थी ना रेंट रिसीवेबल की एंट्री, आपने ये पास कर दी होगी लास्ट ईयर। अब इसको नलिफाई करने के लिए यहाँ पे आपने डेबिट किया था, अब आपको पैसे मिल रहे हैं, और आपका रेंट अब रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि आपको मिल गए ना पैसे, अब रेंट रिसीवेबल किस बात का, आपको पैसे मिल गए, उसी रेंट के पैसे मिले, यहाँ पे आपने रेंट रिसीवेबल क्यों किया, कि आपको पैसे नहीं मिले थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे मिलेंगे, अब आपको मिल गए, तो अब ये तो खत्म करना पड़ेगा ना इस चीज को, और ये डेबिट है, इसलिए आप इसको आप क्रेडिट कर दोगे खत्म करने के लिए। तो आपको रेंट रिसीव हुआ September 30 को, September 30 आपको रेंट मिला, तो कैश मिला आपको, चलो अब मुझे सर्टिफाई कर ही दोगे कि मुझे कैश से ऑब्जेक्शन है। टू, रेंट रिसीवेबल या फिर अक्रूड रेंट, कितने अमाउंट कितना है, 3,500, 3,500 आपको मिल गया, समझे आप, समझे आप कैसे रिलेट हो रहा है सब चीज, सारी ट्रांजैक्शन, ये देखो ये जो है ना, अब आप पूछ रहे होंगे कि भैया हम ये जो कर रहे हैं वो क्या हम रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं? यस, रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं, दो अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए हैं, लेकिन अगर आप कोई भी स्मॉल शॉप में जाओगे जहाँ पे अकाउंटेंट है, तो वो ऐसे ही पेपर पे जर्नल की पेपर बुक्स होती है जर्नल की, और वहां पे वो रिकॉर्ड करता है, वो बहुत टीडियस बन जाता है, इसलिए आजकल सब मैनुअली होता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन यही प्रोसेस फॉलो होता है, अगर आप ये रूल समझ गए तो अब वो चीज कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। अब इसकी आप टोटलिंग कर देना और मुझे आप टोटल बताना कमेंट्स में, मैं नहीं कर रहा अभी टोटल, आप टोटल करके कमेंट्स में बताना, ओके। अब हम रिविजिट करते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। पता है हमने कैपिटल के बारे में ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, कैसे बिजनेसमैन कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, इसी में एक एक और चीज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, बिजनेसमैन ने, ये बिजनेसमैन है और ये उसका बिजनेस है। अब मैंने क्या बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, दोनों में फर्क है, फर्क है, फर्क है। तो इसीलिए बिजनेसमैन जब अपने पैसे बिजनेस में डालता है, वो इंट्रोड्यूस करता है ना पैसे कैपिटल के तौर पे, तो तब उसके पैसे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और वो बिजनेस बिजनेस उस पैसे को यूज करता है, ये समझ आ गई बात। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यही सेम पैसे बिजनेसमैन कहीं और लगा सकता था, जैसे कि एफडी करा सकता था इसी पैसों की,
इसी पैसों की अगर वो एफडी कराता तो उससे तो इंटरेस्ट मिलता वहां पे, ईयरली ईयरली इंटरेस्ट मिलता उसे, या फिर जो भी इंटरेस्ट है एनुअली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता उससे, तो वो ऐसे भी तो कर सकता था, वो तो और बेनिफिशियल था। लेकिन बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस पे लगाया पैसे, तो उसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो कैपिटल है ना उस पे उसे इंटरेस्ट मिले, क्योंकि वो यहाँ पे वो बैंक में लगा सकता था वही पैसे, लेकिन उसे नहीं लगाए ना। तो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है बिजनेस से कि उसको पैसे मिले। आप बोल रहे हो कि यार भैया उसका ही बिजनेस है, फिर वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? मैंने क्या बताया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन अलग है, उसका बिजनेस अलग है, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, दोनों अलग अलग ही मानते हैं। ऐसे ही समझो कि दोनों अलग ही है, दोनों कॉन्वर्जेशन करते हैं फॉर्मल। तो इसलिए बिजनेसमैन पूछ रहा है बिजनेस को कि भाई अब मुझे कैपिटल इंटरेस्ट दे तू, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। बिजनेस बोलता है बात तो सही कर रहा है तू, चल ठीक है मैं इंटरेस्ट देता हूँ। तो उसकी क्या एंट्री पास होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। आप पूछोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, मैं बताऊंगा। टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट हो रहा है? आप ये सोचो, आप बिजनेस हो, हमेशा आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बिजनेसमैन को आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो बिजनेसमैन आपको आप इंटरेस्ट जब दे रहे हो ना, इसलिए वो आपका एक्सपेंस हो रहा है, वो आपका एक्सपेंस हो रहा है ना, बिजनेसमैन को आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपका एक्सपेंस है। और कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि आप जो दे रहे हो ना वो आप बिजनेसमैन को डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं कर रहे, आप उसकी कैपिटल में ऐड कर रहे हो। कैपिटल में आप ऐड कर रहे हो इन द सेंस क्या है, देखो आपका कैपिटल जैसे कि मान लो पहले से 1 लाख है, 1 लाख है, और कैपिटल का क्रेडिट होगा, हमेशा कैपिटल क्रेडिट ही होता है। तो 1 लाख क्रेडिट ऑलरेडी है, अब आपको कैपिटल और बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है तो आप ऐड करोगे। तो अब आप ऐड करोगे ना, तो मैंने क्या बताया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ऑपोजिट नेचर के होते हैं। तो अगर आप डेबिट कर दोगे 10,000, तो वो कम हो जाएगा, ये 90,000 क्रेडिट बचेंगे फिर। लेकिन आपको ऐड करना है ना, तब आप सेम अमाउंट, जो भी अमाउंट करना है वो आप सेम नेचर में करते हो, मतलब आप क्रेडिट करते हो, तो तभी ये 1,10,000 बनेंगे। इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम उसकी जो इनकम है ना, जो वो रिसीव कर रहा है, वो हम उसके अकाउंट में डाल रहे हैं, उसके कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, हम उसे डायरेक्टली नहीं दे रहे, हम इनडायरेक्टली उसे दे रहे हैं बिजनेसमैन को। अब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, ये तो आपको समझ पड़ गया, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसे, वो आपका एक्सपेंस है। हम कैपिटल में क्यों डालते हैं? क्योंकि हम उसे डायरेक्टली पैसे नहीं देते, बिजनेस बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को डायरेक्टली कैश नहीं देता कि ये ले कैश, बिजनेस बिजनेस के हाथ थोड़ी है कि वो डायरेक्टली कैश देगा, आप ऐसे ही समझो। इसलिए उसका जो कैपिटल है ना, जो कैपिटल है, जो कैश बॉक्स है जहाँ पे कैपिटल है, उसके अंदर बिजनेस पैसे डालता है, उसके अंदर बिजनेस पैसे डालता है, इसलिए वो कैपिटल को इंक्रीज करता है। कैपिटल को जब इंक्रीज करता है ना, तब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि कैप जो नेचर का चीज है ना, उसको इंक्रीज करना आपको, तो आपको सेम नेचर, मतलब या तो अगर वो क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डिक्रीज करना है, जैसे कि अपन को यहाँ पे रेंट का क्या सीन था, रेंट हमको डिक्रीज करना था, इसलिए हमने रेंट को क्रेडिट से डेबिट किया। डिक्रीज करना था ना, खत्म करना था, इसलिए जो नेचर हमने ऑपोजिट किया। और यहाँ पे सेम नेचर है, इसलिए हम सेम नेचर से क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। आप समझ गए आप? सेम चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आपके यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं और ये बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जब कैपिटल लगाता है तब तो वो इंटरेस्ट मांगता है। तो अब बिजनेस भी स्मार्ट है, बिजनेस बोला बेटा अब जब तू ड्राइंग्स करेगा ना, तब मैं इंटरेस्ट लूंगा तेरे से, तब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ड्राइंग्स पे। क्यों? क्योंकि जब तू मुझे कैपिटल पैसे देता है, तब तू मुझे इंटरेस्ट चार्ज कराता है, और जब तू पैसे लेगा तब मैं कुछ नहीं चार्ज करूंगा। ये कौन सी इंसाफी है, ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो इसीलिए जब आप ड्राइंग करते हो तब बिजनेस
बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसकी क्या एंट्री पास होती है, उसकी पास होती है एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप बोल रहे हो कि ये क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि ये आपकी इनकम है, आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, मतलब बिजनेसमैन आपको इंटरेस्ट देगा वो जब भी ड्राइंग करेगा, तो आपका इनकम हुआ ना, आपका प्रॉफिट हुआ। और आप ये ड्राइंग्स का करोगे कि ये ड्राइंग्स का आप चार्ज होगा, तो इसलिए इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग्स पे डेबिट होता है, क्योंकि ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट होगा, आपको ये तो पता ही है। इससे आप ये समझो कि ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है, वरना आप ये भी समझ सकते हो कि हम उसके ड्राइंग्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो ये एंट्री पास होती है। इसमें से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, हमें वो मिल रही है, हम हम बिजनेसमैन को चार्ज कर रहे हैं, ऐसे ही समझो आप कि हम जो है वो हमने बिजनेसमैन को बोला कि भाई तू हमें पैसे दे, क्योंकि तू ड्राइंग्स कर रहा है ना, तो तू हमें पैसे दे। बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है यार, अब मैं कैपिटल पे चार्ज कर रहा हूँ तो ड्राइंग्स पे भी तो देना ही पड़ेगा मुझे, तो हमें दे रहा है तो हमें रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा क्रेडिट होता है, सिंपल। और हम ड्राइंग्स क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट होती ही है। तो इससे आप समझ सकते हो, इससे एक और ट्रिक से आप समझ सकते हो कि ये जो है ये आप मानो D2IOD, और इससे आप समझ सकते हो IOC2C। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, D2IOD और IOC2C, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। आपको पता है लोन क्या है, लोन्स आपकी लाइबिलिटी है और एडवांस मतलब आप लोन देते हो किसी को, उसे हम एडवांस कहते हैं। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मानो कि ये बैंक है, अब बैंक ने आपको कुछ पैसे दिए, तो बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए आपको, तो बैंक ने आपको मनी दिए, तो जो पैसे है उसे हम लोन कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, बैंक का लोन है। तो उस केस में एंट्री क्या पास होती है कि हमें बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, क्योंकि हम जब भी लोन लेते हैं ना, तब मोस्टली हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसी में पैसे जाते हैं टू लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि आपके पैसे थोड़ी है वो, और जो अमाउंट है वो आ जाएगा। क्लियर। बी है लोन टेकन फ्रॉम समवन एल्स। अब क्या हुआ कि कितनी बार बैंक ने तो आपको लोन नहीं दिया, बैंक क्या हुआ कि बैंक बहुत कोलेटरल मांगता है और सब चीज, तो आपने बोला कि बैंक से कौन लेता है, आपके कोई दूर के फूफा जी थे, तो आपने उससे लोन ले लिया। अब फूफा जी ने लोन ले तो दिया, लेकिन बाद में जो गांव में ढिंडोरा पीटा उसका क्या। तो आपने लोन फ्रॉम समवन एल्स दिया, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में आपको कैश मिलता है, या फिर अगर आपको चेक मिला तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा आपका लोन फ्रॉम, जो भी वो पर्सन का नाम है वो आ जाएगा, फिर वो पर्सन का जो भी नाम है वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद अकाउंट आएगा, और फिर अमाउंट आ जाएगा। तो टू लोन टेकन फ्रॉम किससे लिया आपने, लोन टेकन फ्रॉम जिससे भी आपने लोन लिया उसका नाम आ जाएगा, समझे आप। अब आता है कि एडवांस और लोन गिवन टू अदर। क्या हुआ कितनी बार कि आपके पास कोई आया, मान लो कि आपके पास कोई आया और उन्होंने बोला कि अब मुझे पैसे चाहिए, मतलब उनको पैसे चाहिए, तो आप उनको पैसे दोगे, आपका जो बिजनेस है बिजनेस पैसे देगा उनको, इसलिए हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे कि एडवांस या फिर लोन, हम दोनों लिख सकते हैं, लोन गिवन टू, जो भी व्यक्ति का नाम है, अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हम जब लोन दे रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमें फिर से मिलेगा, तो वो एसेट है हमारा, और उसके अलावा लोन हमारा एक्सपेंस भी है,
आप लोन दे रहे हो ना, किसी को पैसे दे रहे हो आप, तो वो एक्सपेंस हुआ ना, इसलिए वो डेबिट होता है, आप इससे समझ सकते हो। टू कैश, या फिर आप अगर बैंक चेक के थ्रू दे रहे हो तो बैंक आ जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, और फिर अमाउंट जो है वो अमाउंट आएगा। सिंपल है, समझ रहे हो ना, आप लोन किसी को दे रहे हो या फिर आप लोन रिसीव कर रहे हो किसी से। अब आपने एडवांस फॉर गुड्स गिवन, इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ कि ये आपका बिजनेस है। आपने क्या किया कि आप अपने सप्लायर के पास गए, और सप्लायर ने क्या किया कि आपने सप्लायर से बोला कि मुझे ना 10 लाख का सामान चाहिए। आपने बोला मुझे 10 लाख का सामान चाहिए। अब अगर सप्लायर उसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है तो सबसे बेवकूफ़ वो है। तो इसीलिए सप्लायर सबसे पहले एडवांस लेता है कि 10 लाख का सामान चाहिए, तो चल 5 लाख एडवांस दे, या फिर जो भी है एडवांस दे मुझे। तो क्योंकि ऑफ कोर्स अब ऐसे तो नहीं है कि अब वो 10 लाख सामान बना देगा। आपने सामान नहीं लिया तो उससे उसका वो 10 लाख का सामान क्या करेगा? वो तो उसका पूरा खराब हो जाएगा ना, कोई लेगा ही नहीं उसका सामान। इसलिए वो एक एडवांस लेता है। एडवांस एक सिक्योरिटी टाइप होती है कि तू मुझे एडवांस दे, कि आपने गुड्स तो रिसीव किया नहीं, तो इसलिए आप एडवांस देते हो कि ये ठीक है, ये एडवांस रखो और आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो, और फिर जब आप मुझे सामान दे दोगे पूरा, तब मैं पूरे पैसे लौटा दूंगा। उस केस में क्या एंट्री पास होती है कि एडवांस फॉर परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, या फिर बैंक, आप जैसे भी पेमेंट कर रहे हो वैसे पेमेंट आएगा। अब समझे एडवांस आप कितनी बार करते हो ना, सप्लायर को एडवांस देते हो आप फॉर हिज पेमेंट, तो उस केस में ये एंट्री पास होती है। नेक्स्ट है ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है कि मान लो कि ये बिजनेस की लाइफ है, ये बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस की लाइफ है। इसमें क्या है कि ये एक अकाउंटिंग पीरियड, ये दूसरा अकाउंटिंग पीरियड, ये तीसरा अकाउंटिंग पीरियड। तो ये मान लो 20, 25, 26 का ईयर है, ये 20, 24, 25 वाला ईयर है। आपने यहाँ पे अकाउंटिंग की, और यहाँ पे फिर आ गया डेट, आफ्टर 31 मार्च आ गया। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड आ गया, 31 मार्च आ गया, तो आपने बुक्स क्लोज कर दी। अब आपने फिर से बुक्स ओपन की, मतलब कि आपके जो अकाउंटिंग पीरियड की जो बुक्स थी ना, ये वाली, यहाँ पे आपने जो भी किया वो आपने सब बंद कर दिया। आपने जितनी भी अकाउंटिंग की, जितनी भी जर्नल एंट्री बनाई, जितने भी लेजर्स बनाए, जो भी आपने किया, जितने भी फाइनेंस स्टेटमेंट बनाए, आपने सब बनाया, और फिर आपने वो साल की बुक्स बंद कर दी। फिर आपने दूसरी नई बुक्स खोली। अब आप नई बुक्स खोली ना, तो आपके पास कुछ तो पड़ा होगा ना पिछले साल का। कुछ तो एसेट पड़े होंगे, कुछ मशीनरी खरीदी होंगी वो पड़ी होगी, कुछ गुड्स पड़े होंगे अभी तक आपके, कुछ लोन होंगे जो आपने लिए और आपने अभी तक पे नहीं किए, जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, वो ऐसी सब चीज होगी ना। मैंने क्या बताया, जर्नल एक बुक है, वो आप बुक में लिखोगे सब और बंद कर दोगे। तो आपने पिछले साल की तो बुक बंद कर दी, और अब जो नया साल आ रहा है, तो आप अगले साल की बुक फिर से खोलोगे ना। तो जब आप खोल रहे हो ना नई साल की बुक, तब आपको एक ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। ओपनिंग जर्नल एंट्री में क्या होता है कि ओपनिंग जर्नल एंट्री में वो सब चीज नोट होती है जो कि आपके पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे कि सारे एसेट्स का अकाउंट डेबिट होता है। जो भी एसेट पिछले लास्ट ईयर के थे जो अभी भी है आपके पास, वो सारे एसेट आपके डेबिट होंगे। उसके बाद सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी, जितने भी है। मल्टीपल है तो मल्टीपल, मल्टीपल है तो मल्टीपल सही, जितने भी है वो सारे डेबिट, और एसेट सारे डेबिट होंगे, और लाइबिलिटीज जो है वो सारी क्रेडिट होंगी। जो कैपिटल है वो भी क्रेडिट होगा।
अगर कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल है तो वो भी क्रेडिट होता है। समझ गए आप? तो इसे हम ओपनिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, जर्नलाइज द फॉलोइंग ओपनिंग एंट्री। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड मतलब जो कैश है आपके पास वो आपका एक एसेट है। ओके। प्लांट। प्लांट मतलब वो पौधा नहीं, प्लांट मतलब आपकी फैक्ट्री। फैक्ट्री को हम प्लांट कहते हैं बेसिकली। एसेट। फर्नीचर आपका एक एसेट है, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही है। क्रेडिटर। अब ये सोचो क्रेडिटर क्या है यार मेरे। क्रेडिटर तो वो है जो जिसने मुझे पैसे दिए और मुझे उनको पैसे लौटाने हैं, मतलब मैं उसको ओ करता हूँ। ये तो लाइबिलिटी है मेरी, क्रेडिटर। और डेटर मैंने बताया था, डेटर एसेट है, क्योंकि डेटर तुम्हें पैसे देंगे फ्यूचर में, इसलिए वो तुम्हारे एसेट है। इसकी एंट्री क्या मैं यहीं पे पास कर लेता हूँ। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। प्लांट अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर ये सब क्या है? ये सब लास्ट ईयर की चीज है जो ये साल हम फिर से ओपन करें, नई बुक्स में लगाएंगे तो सही ना। अब नई बुक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या है? तो इसलिए हम ये ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो ओपनिंग जर्नल एंट्री नए साल के लिए होती है और पिछले साल के लिए हम क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं ताकि हम वो साल की सारी चीज क्लोज कर सकें। तो सिंपल है ना, समझ सकते हो क्लोजिंग और ओपनिंग का मतलब। फर्नीचर अकाउंट हो गया। फिर डेटर भी एसेट है, डेटर का अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने हैं डेटर? 18,000 के है। फर्नीचर कितना है? 5,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 13,000। ये है ओपनिंग जर्नल एंट्री। समझ गए? एसेट जो भी थे वो सारे डेबिट हो गए। देखो जो भी एसेट्स थे वो सारे डेबिट हो गए और जो भी लाइबिलिटी है वो सारी क्रेडिट हो गई। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2026, मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड का नया साल, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी ट्रेडर वाज एज फॉलोइंग। ठीक है, कैपिटल लेते थे, वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, मशीनरी, गुडविल। तो आज अब बताते हैं ये कौन से एसेट और कौन से लाइबिलिटी है। कैपिटल मैंने बोला था कि लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लाइबिलिटी होती है, मतलब ऐसा मानो कि बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, ये समझो बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है। मशीनरी आपकी एक एसेट है। गुडविल, गुडविल भी आपका एसेट है। गुडविल मतलब आपका कितना अच्छा नाम है, मार्केट में आपका कितना अच्छा नाम है, उससे हम गुडविल कहते हैं। वो भी हमारा एक एसेट है। इंटेंजिबल एसेट कहते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब कि बिल्स आपको पे करने, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेएबल क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको पे करना है। और मैंने क्या बताया था, वो लाइबिलिटी होती है। तो बिल्स पेएबल लाइबिलिटी आपकी। बिल्स पेएबल मतलब आपको वो बिल्स, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर पेट्रोल का बिल, कार का बिल, जो भी बिल है उस सबको आपको पे करना है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी है, वो आपको पे करना है फ्यूचर में। कैश, कैश ऑफ कोर्स आपका एसेट है। फर्नीचर आपका एक एसेट है। बिल्डिंग आपकी एक एसेट है। लोन फ्रॉम अ सप्लायर, आपने लोन लिया किसी, लोन फ्रॉम समवन एल्स, तो ये लाइबिलिटी आपकी ऑफ कोर्स, लोन जो है। बिल्स रिसीवेबल, इस बार क्या है कि आपको पैसे मिलेंगे। बिल्स का ये मतलब समझो, बिल्स का मतलब है कैश। अब अभी के लिए बिल्स का मतलब ये समझो कि कैश ही है, तो आपको और सिंपल समझ आएगा। कैश आपको रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव होगा तो ये आपका एसेट है, फ्यूचर में आपको कैश मिलेंगे। क्लियर है? आपने सेग्रीगेट कर दिया। अब आ जाओ जर्नल एंट्री पास करते हैं। आप बराबर फॉर्मेट में बनाना, मैं फॉर्मेट में नहीं लिख रहा। आप बराबर फॉर्मेट बना के उसको एक फॉर्मेट में एंट्री पास करना। मशीनरी अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या अमाउंट है? अमाउंट भी लगा देता हूँ मैं। मशीनरी की भी 45,000, 5,000।
बिल्स पेबल कैश 1000, फर्नीचर 5000, बिल्डिंग ऑन डेबिट 40,000, लोन फ्रॉम सप्लायर तो लाइबिलिटी। पहले हम सब एसेट्स लिखते हैं इसलिए। बिल्स रिसीवेबल एसेट है आपका, बिल्स रिसीवेबल भी डेबिट हो गया। कितना है? 4000 है बिल्स रिसीवेबल। अब सब क्रेडिट की चीज क्या है? लाइबिलिटीज बैंक कैपिटल आपका ऑफ कोर्स क्या अमाउंट है? कैपिटल का है 70,000। टू बैंक ओवरड्राफ्ट, हम इसे बैंक ओडी लिखते हैं। 4,500, 7,500 है सॉरी। टू बिल्स पेएबल, अकाउंट बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 2,500। अब है लोन फ्रॉम सप्लायर 20,000, टू लोन फ्रॉम सप्लायर 20,000। बस इतने ही है। ये सारे एसेट और सारे लायबिलिटी हो गए। अब इनकी टोटलिंग करके चेक करते हैं कि क्या अमाउंट आ रहा है। डेबिट का टोटल क्या है, क्रेडिट का टोटल है, दोनों बताओ। और ये भी 1 लाख ही होना चाहिए, क्योंकि ओपनर जर्नल एंट्री जो है वो हमेशा मैच होनी चाहिए। चाहे कितने भी डेबिट है चाहे कितने भी क्रेडिट है, उनका जो अमाउंट है वो हमेशा फिक्स आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग 5% व्हेन द टोटल ड्रॉइंग वर 10,000। हमने ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया, और ड्रॉइंग्स पे क्या था वो? डी टू आईओडी, याद है ना ड्रॉइंग्स वाला ट्रिक, डी टू आईओडी। तो हमने 5% 10,000 पे चार्ज किया। 10,000 पे 5% कितना होता है? 500 रुपीज। तो आ जाओ इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट तो है नहीं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो ट्रिक याद है ना, डी टू आईओडी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो अमाउंट है 500 और 500। सेकेंड है पेड टू सीता 965 इन फुल पेमेंट ऑफ अ ड्यूज 10,000। 10,000 की ड्यूज थे, मतलब हमें 10,000 पे करना था, हमने सिर्फ 965 रुपीज पे किए। ये डिस्काउंट है, अब हमें डिस्काउंट मिला। कौन सा डिस्काउंट है ये? कैश डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि हमें पे करना था और हमने कम पे किया, तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव, हमने रिसीव किया, हमने अलाउ नहीं किया। तो सीता अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने डिस्काउंट रिसीव किया और इसलिए वो हमारी इनकम है। कॉन्सेप्ट भूल गए कि याद है क्या हुआ? कितना? सीता को 1,000 देने थे हमें, हमने दिए सिर्फ 965, और बाकी के
₹35 हमारा डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिला। थर्ड है पेड 250 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। इंस्टॉलेशन आपको पता है, मशीन आप घर पे लगाते हो तो उसके इंस्टॉलमेंट के चार्जेस होते हैं, वो इंस्टॉलेशन है। उस पे आपने 250 दिए एज वेजेस। अब आप जब इंस्टॉलेशन पे दे रहे हो, ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? आप एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, एक्सपेंस का आएगा अलग से आएगा या एसेट में भी आएगा? एक्सपेंस एसेट में ही आएगा। इसलिए हम लगाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 250, क्योंकि यहाँ पे आप नरेशन लिख देना। यहाँ पे मशीनरी क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट के केस में एक्सपेंस अलग से नहीं आता। एक्सपेंस अलग से कौन से केस में आता है वो आप कमेंट्स में लिखना। फोर्थ, sold goods costing 5,000 to Ashok on credit at a profit of 20% on cost। मतलब आपने अशोक को गुड्स सेल किया 5,000 के क्रेडिट पे, और आपने 20% प्रॉफिट लगाया ऑन कॉस्ट। मतलब कि आपने जो सामान बेचा ना वो 5,000 का नहीं था, 5,000 प्लस 20% ऑफ 5,000। आपने उस पे 20% प्रॉफिट भी लगाया। कॉस्टिंग ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग पे आपने 20% प्रॉफिट लगाया। मतलब टोटल अमाउंट जो आपने बेचा उसको, वो था 20%, 1,000 होता है, इसलिए वो 6,000 रुपीज का पूरा सामान आपने अशोक को बेचा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट पे ना, वो लिखा हुआ है क्रेडिट है, इसलिए अशोक अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि कैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा? 6,000, 5,000 नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको 20% प्रॉफिट पे सेल किया, और प्रॉफिट गुड्स के केस पे अलग से नहीं आता। आपको पता है ना, वो माइंड मैप याद है ना, जो फ्लो चार्ट बनाया था हम अपन ने। फिफ्थ है प्रोवाइड 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ गई, तो मैंने क्या बोला था? आईओसी टू सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना था? 500। 500 है या फिर 5,000 है? ओ, 5,000 रुपीज का हमसे वो ले रहे हैं, कोई बात नहीं। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 6,000, हाफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। इसका क्या मतलब है कि आपने एक बिल्डिंग है, आपने एक पूरी बिल्डिंग है, उसका आपने रेंट भरा 6,000, लेकिन जो बिल्डिंग, आधी बिल्डिंग है ना, वो तो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है मतलब ड्रॉइंग्स, यहाँ पे ड्रॉइंग्स आ गया। तो हाफ तो रेंट है जो कि बिजनेस का एक्सपेंस है, और हाफ ड्रॉइंग्स है प्रोप्राइटर की। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट भी तो है, आधा रेंट है, आधा ड्रॉइंग्स है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट भी डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना रेंट। रेंट 3,000 हम पे कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स भी 3,000 उसकी। क्यों? क्योंकि वो आधा तो वो ही ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो हम उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं, तो उसका मतलब ड्रॉइंग्स। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ है श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। ओ, श्याम इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट का केस आएगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 75 पैसे इन अ रूपी। जब भी ऐसा कुछ केस आ जाए ना, जब जहाँ पे लिखा है कि पैसे इन अ रूपी, कुछ भी पैसे है, तो तब आप जो जो अमाउंट है ना पैसे का, उसको परसेंट मान लो, मतलब ये 75% है। जो भी अगर ऐसे लिख रहे हैं कि 80 पैसे इन अ रूपी, मतलब वो 80% है, 80% अमाउंट देगा।
was received from his official receiver. He owed us 10,000, मतलब वो 10,000 उसको 1,000 हमें देना था, 10,000 नहीं, उसे हमें 1,000 देना था, बट उसने बस 75% दिया, मतलब उसने 750 रुपीज दिया, उसने हमें बस 750 रुपीज दिया बस, बाकी के 25% बैड डेट्स। तो बात है ये है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लगाया, क्योंकि जब भी ये वर्ड आए ना, पैसे इन अ रुपी, इसका मतलब सिंपल मतलब है कि जो पैसे में अमाउंट है ना, वही उसका परसेंटेज मान लो आप। इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, 25% तो डूबे है ना हमारे। हमें कैश रिसीव भी हुआ, उससे हमें दिए भी से कुछ तो भी, उसके ऑफिशियल हैंडलर ने हमें दिए। टू श्याम, बैड डेट्स कितना हुआ, 75%, मतलब टू 750 रुपीज का हुआ, और वो हमें 1,000 ओ करता था, और सारे डूब गए, बट हमें कुछ तो मिले, चलो वो अच्छी बात है। ए ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश मोहन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज, मतलब हमने ऑर्डर प्लेस किया 1 लाख रुपीज के गुड का, और उसमें हमने 10% एडवांस में दिया। इसमें क्या हो रहा है कि हमने राकेश मोहन के साथ डील की, हमने क्या बोला कि हम तेरे से सामान ले रहे 1 लाख का, उसने बोला 1 लाख का सामान है यार भैया, हम ऐसे तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, आप थोड़े से पैसे दो एडवांस में, फिर ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमने बोला ठीक है चलो, हम 10% एडवांस में देते हैं। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट होगा आपका। टू, आप कैश अकाउंट, अब 1 लाख का था सामान, लेकिन आपने 10% ही पे किया, मतलब आपने 10,000 रुपीज उससे एडवांस में दे के आए हो आप नरेशन लिख देना, बीइंग एडवांस पेड फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, क्लियर है, ये देखो यहाँ तक सारे एंट्री हो गई। अब और वो वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ पार्ट 2, जर्नल मास्टरी सीरीज का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है, और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर दोनों देख लिया है तो आपने 80% जर्नल खत्म कर दिया। अब जो बच्चा है वो है जीएसटी का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं पार्ट 3 में लाऊंगा, और जीएसटी का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके लिए मैं और मेहनत करूंगा ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फ्री बिना हेजिटेशन के कमेंट्स में पूछ सकते हो, या तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है, वहाँ भी आप मुझे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपने नोट्स देता हूँ। उसके अलावा मैं ये वाला जो पीडीएफ है वो भी शेयर करूँगा, और डेली मैं क्वेश्चन भी देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जर्नल में मास्टरी अचीव कर सको। मेरा मेन मोटिव मास्टर सीरीज का यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।